थोड़ी स्केप्टिकल बिल्कुल नज़र आ रही है वीरू मुझे ये क्लोजिंग। अब आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लें। अब मैं एक व्यू ले रहा हूँ कि एक हमने बहुत अच्छा मूव देख लिया, एक्सपायरी हो गई, अब प्रॉफिट बुक कर लें। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में प्रॉफिट बुक कर लें। मार्केट डाइसी हो रहा है, एक जियोपॉलिटिकल रिस्क, थोड़ा सा थकावट के भी संकेत हैं, पर एक जियोपॉलिटिकल रिस्क ओपन ज़रूर हो रहा है। ओके, चलिए थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल रिस्क, हालांकि रिकवरी आ गई है मार्केट में, लेकिन एक बार के तो लोअर लेवल पर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। वीरू श्रेया, गुड आफ्टरनून। शो की शुरुआत करेंगे अब, और बाज़ार में क्या हुआ देखिए आज। मैं इसे एक छोटी करेक्शन का नाम दे रहा हूँ, हालांकि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि लोअर लेवल से रिकवरी आई है। छोटी करेक्शन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक जियोपॉलिटिकल करेक्शन है, सिर्फ भारत से स्पेसिफिक। इस करेक्शन को आप जोड़ के देखें, ग्लोबल क्यूज़ काफ़ी शानदार थे, सुबह गैप अप भी हुआ, लेकिन जियोपॉलिटिकल करेक्शन नॉर्मली बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, और देखिए लोअर लेवल से बाइंग आ भी रही है, लेकिन चुनिंदा शेयरों को ही फोकस में रखें। दो चीज़ें अच्छी हुई हैं, एक तो निफ्टी ने 23,800 बचाया, आज का लो 23,850 था। आई थिंक हमने पिछले हफ्ते एक बात की थी कि 23,800 निफ्टी का नया बेस है। बैंक निफ्टी ने 54,200 बचाया, तो दोनों इंडेक्स ने अपने बेस को बेसिकली बचाया यहाँ पर। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, और अब जब तक आप 23,800 54,200 के ऊपर हैं तब तक टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब आप चाहें तो फ्रेश व्यू लेना शुरू कर सकते हैं इस मार्केट पर। आईटी, फार्मा, डिफेंस, आई थिंक ये 3-4 सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर शो में। वीरू श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल शानदार रिकवरी निचले स्तरों से आज मार्केट में देखने को मिली है, और ये रिकवरी बढ़ती जा रही है। देखते हैं कि 1.5 घंटे में कैसी चाल देखने को मिलती है बाजार में। मार्केट पे आऊँ उससे पहले सर, सुबह व्यूअर्स ने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया। मतलब मैं सोशल मीडिया से जुड़ी रहती हूँ, काफ़ी ज़्यादा सवाल कि अनुज सर कहाँ हैं, कहाँ थे सर आप सुबह? नहीं देखिए श्रेया, सबसे पहले तो मैं व्यूअर से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। मुझे पता था कि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और मुझे होना चाहिए था। अगर मैं नहीं था तो भी मैं सुबह एटलीस्ट वर्चुअली नॉर्मली जुड़ जाता हूँ। जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो मैं सुबह 8 बजे नॉर्मली वर्चुअली जुड़ जाता हूँ। आज मैं नहीं कर पाया, और वो इसलिए क्योंकि आज मेरी बेटी का स्कूल में एक फंक्शन था, और वो ठीक 8 बजे शुरू होना था। ठीक 8 बजे से लेकर 11 बजे तक वो था। तो इसके लिए आई थिंक वो सिर्फ एक रीज़न है, अदरवाइज़ मैं मिस नहीं करता। स्पेशली आज जैसा दिन मैं मिस नहीं करता, लेकिन वो मुझे मेरी बेटी के स्कूल जाना था, तो वो जैसे कहते हैं कि वो नहीं, आपकी प्रेजेंस उतनी ज़रूरी वहाँ पे भी थी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बिल्कुल सर। लेकिन मार्केट पे अगर देखें जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली, हालांकि भारत और पाकिस्तान में जिस तरीके का तनाव है, तो टेंशन तो है, सेंटिमेंट कहीं ना कहीं तो बिगड़े हैं। वीकेंड भी है, क्या कुछ डेवलपमेंट हो सकते हैं उस पर भी नजर रहेंगी। ऐसे में अब क्या स्ट्रैटेजी अपनाए, टेक्सचर लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट होंगे? बिल्कुल, देखिए श्रेया, मार्केट ने टेक्निकल लेवल्स हिट किए, वहाँ से मार्केट ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। आई थिंक 24,500 तक हम निफ्टी पर गए, 56,000 तक हम बैंक निफ्टी पर गए, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई। आज का लो अब सिग्निफिकेंट बन गया। मेरा ये मानना है कि 23,900 तक की गिरावट जो है निफ्टी में, वहाँ तक आप उस गिरावट को बाइंग करें, और एक 23,800 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं। मेरे ख्याल से 23,800 नहीं टूटेगा अनलेस ये फुल ब्लोन वॉर में कन्वर्ट हो जाए, जिसके कि चांसेस कम है। अनलेस ये उसमें कन्वर्ट हो जाए तब तक 23,800 मेरे ख्याल से बचा रहेगा। जो भी करें ऑप्शंस के थ्रू करें, क्योंकि और मंथली ऑप्शंस के थ्रू करें, वो आई थिंक बेटर अप्रोच रहेगी, क्योंकि फ्यूचर्स में आपके स्टॉप लॉस लगेंगे, वीकली कॉल्स में भी बहुत जल्दी प्राइस इरोड हो जाएंगे अगर आपके अगेंस्ट गया तो इसके लिए मंथली कॉल्स के थ्रू करें। आप सीरीज़ की शुरुआत में हैं, थोड़े ऑप्शन महंगे होंगे, लेकिन वो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना होगा। अभी भी इस बाज़ार को शॉर्ट करने की सलाह नहीं है मेरी। मैं अभी भी कहूँगा कि मार्केट का टेक्सचर अभी भी बहुत फर्म है, एक बुल मार्केट करेक्शन है, और जैसा मैंने हेडलाइन में भी कहा और या अपनी ओपनिंग कमेंट्री में भी कहा कि या तो फिर आप आईटी, डिफेंस और फार्मा, इन सेक्टर्स का चुनाव कर लें अगर आप निफ्टी नहीं कर सकते हैं तो। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, देखिए 56,000 का हमारा लॉजिकल टारगेट हिट करके नीचे आया। हाँ, ऊपर के 58,000 और 60,000 के टारगेट अभी भी इंटैक्ट हैं, लेकिन वो तब जब 54,200 बच रहा है। तो क्लोजिंग बेसिस पर अगर 54,200 इंटैक्ट है, आज भी 54,200 से हम घूमें, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 54,200 का, बेसिकली अब वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा, जो रेजिस्टेंस था। तो एक तरीके से मार्केट ने आज एक बहुत क्रूशियल लेवल्स टेस्ट करें दोनों पर, निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर। जो हमारे बेस लेवल्स थे उनको टेस्ट किया मार्केट ने, और वहाँ से रिकवरी दिखाई है। अब क्लोजिंग देखते हैं कहाँ होती है। अगर ये क्लोजिंग में और रिकवरी आ गई है, यहाँ पर भी हम बंद हो गए, तो क्लोज ठीक ठाक मानी जाएगी। वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा। सीरीज़ का पहला दिन है। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए।
गुड आफ्टरनून अनुज। आईटी थोड़ा स्टेबल लग रहा है अनुज। अदर देन आईटी किसी पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। स्टेबल आईटी ही रहा अब तक, और उसमें भी टीसीएस नंबर्स, पुट राइटर्स, एवरेजेस तीनों के आधार पे अगर आप देखें, आज की वोलेटिलिटी से दूर कोई स्पेस अगर अब तक स्टेबल रहा है तो वह है आईटी। टीसीएस ने आज एक ज़माने बाद अपने 20 डेमा के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जाहिर किया। 3443 जरा प्लीज़ एक बार लिख आइएगा स्क्रीन पे इसका ओ एडिशन। आईटी के सिवा कुछ नहीं अनुज। और टीसीएस पे लॉन्ग एडिशन काफ़ी अच्छा खासा हुआ, 3400 पे पुट राइटिंग है। तो पहला स्टॉक है टीसीएस, आपकी स्क्रीन पे 18,900 शेयर, यानी मई में जो भी ओपन इंटरेस्ट कैरी हुआ वो काफ़ी हद तक अब कवर होता हुआ। दूसरा है आपकी स्क्रीन पे आएगा, प्लीज़ रखिएगा, मतलब जहाँ पे हमें अर्निंग्स का सपोर्ट मिला था कल डालमिया भारत के बाद पूरे सीमेंट स्पेस में मूव था, अल्ट्राटेक सीमेंट। यहाँ पे कोलैप्स आया इंट्राडे में, लेकिन रिकवरी आ गई, और क्योंकि वो रिकवरी डिफाइंड थी इसलिए उसको मेंशन कर रहा हूँ। 10 डेमा का सपोर्ट लिया, वहीं से पुल बैक, और एक बार फिर से करियर हाई पे। ये मैंने कल भी क्लोज में कहा था और मेरी टीम में भी था अनुज। स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और काफ़ी अच्छा खासा ओआई अपनी तरफ खींचता हुआ। लोअर लेवल्स पर बैंक भी विजिबल थी, अभी भी 1% ओआई बिल्डअप हुआ है, 32,250 शेयर। सिर्फ अनुज दो ही स्टॉक कहूँगा आज, अल्ट्राटेक सीमेंट और एक टीसीएस, जहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत कन्विक्शन नज़र आ रहा है। अदरवाइज अनुज आज जियोपॉलिटिकल टेंशन ने अपना इम्पैक्ट पूरा डाला। अब सिंस एक वीकेंड खड़ा है हमारे सामने, और भारत ने जैसे कहा भी है कि हम अपने रणनीति के मुताबिक वक्त का, जगह का चुनाव खुद ही करेंगे, कैसे हैंडल करें इसका कमेंट को? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो वीरू, जैसा आप कह रहे हैं कि वीकेंड खड़ा है, और आपको अब ये देखना होगा कि क्या न्यूज़ फ्लो आता है। ओपन पोजीशंस मत छोड़ के जाइए इस मार्केट में, क्योंकि मार्केट में अब गैप्स के रिस्क रहेंगे, और ये एक बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। एंड हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, फैक्ट ये है कि आज मार्केट ने टेक्निकली निफ्टी ने लोअर लो बनाया है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आपको पोजीशन लेनी है तो मेरे ख्याल से रिलेटिव स्ट्रेंथ में रहिए, जो इस समय सिर्फ आईटी और फार्मा में है, और वहाँ पर आप चाहें तो पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट स्टेबल हो गए हैं। पिछले हफ्ते तक हमारी क्या अप्रोच थी कि ग्लोबल सेक्टर्स को छोड़ के डोमेस्टिक सेक्टर्स पे फोकस करिए। पिछले 2 दिन में वो मामला पलट गया, अब डोमेस्टिक थोड़े से वीक हो गए हैं, ग्लोबल स्ट्रांग हो गए हैं। तो ये मार्केट में ना, ये बीच बीच में करना ज़रूरी है उस हिसाब से। 2 दिन से आई थिंक अगर आप देखें, पिछले 2 हफ्ते तक बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, निफ्टी वीक था। पिछले 2 दिनों में इनहेरेंट स्ट्रेंथ निफ्टी में ज़्यादा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, तो वो आई थिंक अपने आप को आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा। लेकिन आई थिंक मेरा ये मानना है कि अभी थोड़ा सा आप अपने आप को ओवरनाइट पोजीशन से थोड़ा सा बचें अपने आप को। अगले दिन मार्केट आपको इनफ मौके देगी, चाहे गैप अप हो या ना हो। आज भी गैप अप हुआ क्या, फेल ही हो गया ना वो गैप अप। तो खैर एनीवे, ऐसा मुझे लगता नहीं कि मंडे को कोई ऐसा आपका कोई बहुत बड़ा ट्रेड मिस हो जाएगा अगर आज आप कुछ कैरी नहीं करेंगे। तो फटाफट ट्रेंडिंग स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे शो में। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक सवाल से, हालांकि आपने डिस्कस भी किया थोड़ा कि आईटी और फार्मा में रिलेटिवली स्ट्रेंथ नजर आ रही है। आज के सेशन में भी देखिए आप, आईटी नहीं हिला अपनी जगह से, जहां सब जगह बिकवाली आईटी इन ग्रीन ट्रेड कर रहा था, उसके बाद बढ़ोतरी देखने को ही मिली। और स्टॉक स्पेसिफिक भी बात देखिए, एम्फेसिस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, सभी में अच्छी खासी तेजी। आईटी को लेकर अब क्या रुख है आपका? आई थिंक थोड़ा और अपटेक बाकी है आईटी में। 31,000 का 52 वीक लो था, वहाँ से रैली की शुरुआत हुई थी। मेरा ये मानना है कि और 5-6% का मूव आईटी में बाकी है, लेकिन उसके बाद अगर यूएस में रिसेशन का रिस्क बढ़ा तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद शायद एक और डाउनटेक बाकी हो। इसमें आप ये चीज़ समझ लीजिए कि हर कोई पोजीशन था बहुत ख़राब आईटी नंबर के लिए, हर कोई पोजीशन था कि कंपनियां गाइडेंस ही नहीं देंगी, हर कोई पोजीशन था कंपनियां ये आकर बोलेंगी कि सब कुछ ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कंपनियों ने आके सबने बोला कि नहीं अब तक तो मामला ठीक ठाक है। तो आई थिंक ये एक फैक्टर रहेगा। चलिए ट्रेंडिंग स्टॉक की बात करते हैं, फिर हमारे साथ एक इंपॉर्टेंट गेस्ट भी जुड़े हैं। बिल्कुल, एकदम फटाफट से मैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स रखती हूँ आपके स्क्रीन पर, क्योंकि रिकवरी देखने को मिली है बाजार में। तो शुरुआत करते हैं तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। कौन कौन से स्टॉक्स मैच तेजी है? एसबीआई लाइफ रिजल्ट के बाद उछल गया 5% की तेजी, इन्फोसिस में भी खरीदारी 1.5%, आईटी पैक इन ग्रीन, टीसीएस 1.5% और टेक महिंद्रा भी 1.5% चढ़कर कर रहा है कारोबार। कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहाँ पर रिकवरी और तेजी थी। एम्फेसिस 3.25% से ज्यादा, परसिस्टेंट सिस्टम 3%, कोफोर्ज उछल गया 3% से ज्यादा, और मैक्स फाइनेंशियल में भी 1.5% करीब खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा पेन देखने को मिला वो आपके स्क्रीन पर इस वक्त। एक्सिस बैंक रिजल्ट ठीक था, लेकिन स्ट्रीट ने उसको पनिश किया है।
3% से ज्यादा की गिरावट। श्रीराम फाइनेंस मुनाफा वसूली का शिकार, 3% अडानी एंटरप्राइजेस लुढ़का, 3.5% अडानी पोर्ट्स में भी बिकवाली देखने को मिल रही है। लगभग 3% अडानी ग्रुप के शेयरों में आज प्रेशर है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर और पेन गहराता हुआ नजर आया, SBI कार्ड्स 6% के करीब, ACC लुढ़का अगेन 6%, और साइंट में देखिए यहाँ पे रिजल्ट के बाद थोड़ा दिक्कत, 5.5% के करीब गिरावट, और वोडाफोन आइडिया लुढ़का 5% के करीब यहाँ पे स्टॉक्स। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मार्केट से रिलेटेड वो करेंगे। सबसे पहले तो जो पहलगाम हमले के बाद दिल्ली से कश्मीर तक हलचल तेज़ हुई है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जम्मू के दौरे पर हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की है। उधर नेता विपक्ष राहुल गांधी भी कश्मीर पहुंच गए हैं। इधर दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच भी एक बैठक होने वाली है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लक्ष्मण रॉय जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ ऑफकोर्स नीलेश शाह भी हैं मार्केट पर बात करने के लिए। तो गुड आफ्टरनून नीलेश भाई, कैसे देखें इस जो एक नया रिस्क मार्केट के लिए ओपन हुआ, इसको रिस्क माना जाए या फिर आपको लगता है कि मार्केट विल टेक इट इन स्ट्राइड, 1-2 दिन के बाद बस मार्केट मूव ऑन करेगी? सो अनुज भाई, हमने कभी युद्ध देखा नहीं है एक्सेप्ट कारगिल, और कारगिल एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट था। हमने LOC क्रॉस नहीं की और पाकिस्तान ने अपने सैन्यों को बचाने के लिए, अपने सैनिकों को बचाने के लिए कोई जरूरत नहीं की। अगर हम उस समय काल को देखें तो तकरीबन मार्च के महीने में निफ्टी थी 1090 के आसपास, और जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट के आसार बनने लगे, हवा बनने लगी, मार्केट ने 15% करेक्शन दिया। बट जिस दिन युद्ध चालू हुआ कारगिल का, तब मार्केट ने रिकवरी कर ली थी 7-8% की, और तकरीबन 1000 की निफ्टी थी। युद्ध 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक चालू रहा और उस समय निफ्टी बढ़ती गई और 1340 के आसपास निफ्टी क्लोज हुई। तो मेरे हिसाब से कुछ उसी तरह इस बार भी माहौल बनेगा। युद्ध की आशंका मार्केट को नीचे लाएगी, और जब लगेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड है, इसका निराकरण हो सकता है, तब मार्केट रिकवरी दिखाएगा। ये हमारा पिछला अनुभव है, उसी की बदौलत हम ये कह सकते हैं। तो नीलेश भाई, इसका मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हर डिक्लाइन पर बेसिकली इस मार्केट में आप अपनी पोजीशन को जोड़ें या फिर स्ट्रैटेजी कुछ और होगी या रणनीति कुछ और होगी? तो अनुज भाई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि युद्ध कैसे मोड़ लेता है वो कहना मुश्किल है। इतिहास ये गवाही देता है कि 2 न्यूक्लियर आर्म नेशन आज तक लड़ाई करने निकले नहीं हैं। हर घटना पहली बार होती है, बट अब तक तो 2 न्यूक्लियर आर्म नेशन युद्ध करने के लिए नहीं निकले हैं। तो दोनों के पास बहुत इंसेंटिव है न लड़ाई लड़ने का। दूसरी चीज है कि हमने आपके शो पे कहा था, सुबह का भूला शाम को घर लौट आएगा। अब ये तो दोपहर को ही FPI वापस लौट आए और खरीदने लगे। नाउ इन्हें जियोपॉलिटिकली हमसे ज्यादा नॉलेज है। अगर वो खरीदारी चालू रखेंगे तो मार्केट में करेक्शन कहाँ पे आएगा? तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने असेट एलोकेशन के धर्म का पालन करिए। युद्ध होगा नहीं होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। मे भी लक्ष्मण भाई हमें आगाह कर पाएंगे कि दिल्ली में क्या हो रहा है। बट अगर युद्ध होता है और वो लिमिटेड कन्फ्लिक्ट है कारगिल की तरह, तो मेरे हिसाब से हर करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और जैसे युद्ध के आशंकाएं खत्म होगी वैसे मार्केट में आपको रिकवरी दिखेगी। बिल्कुल नीलेश भाई, आपने कहा कि लक्ष्मण जी क्या बताएंगे, तो एक काम करते हैं नीलेश भाई, आप रहिए कार्यक्रम में, लक्ष्मण जी से पूछ ही लेते हैं, मेरे साथ मौजूद भी हैं इस वक्त। लक्ष्मण जी, थोड़ा बताइए कि इस वक्त दिल्ली में गतिविधि चल कैसी रही है? बैठकों का दौर, सेना अध्यक्ष इस वक्त कश्मीर में भी हैं, और क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है? पहलगाम हमला हुआ, जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ उसके बाद ऐसा माहौल बना कि बस कल होकर के या आधी रात में सरकार इधर से हमला कर देगी, सर्जिकल स्ट्राइक कर देगी, सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा हो जाएगा, JNK POK को अपने कब्जे में ले लेगी। ऐसा होता नहीं है, ना तो ऐसा कोई सरकार करने जा रही है। सरकार बहुत ठंडे दिमाग से
सारे पहलुओं को गौर कर रही है और पहले दौर का अटैक आपने देखा जिसको पाकिस्तान को कहना पड़ा कि अगर पानी रोकेंगे तो ये वॉर के सिचुएशन में होगा। अभी स्थिति ये है कि दिल्ली में कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के बैठक के बाद शाम में 4 बजे गृह मंत्री बैठक करने वाले हैं जल संसाधन मंत्री के साथ, जिसमें सिंधु नदी के पानी को रोकने या कम करने के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। वो अपने आप में बहुत बड़ा फैसला होगा। सेना प्रमुख जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं, पहलगाम वहां पहुंचने वाले हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। इसमें सीमा पर हल्की फुल्की गोलीबारी हो रही है। जो मैंने लोगों से पूछा, बोला कि ये कई बार अक्सर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कोई मोर्टार दाग रहा है, कोई रॉकेट दाग रहा है, ऐसा नहीं है। हल्की फुल्की गोलाबारी हो रही है जो तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। अगर आप कहें कि आखिर कब तक कोई बड़ी कार्रवाई, बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हमले से ज़्यादा बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। सरकार ऐसा करेगी और काफ़ी सोच समझ के करेगी। थोड़ा सा आपको एक इंसिडेंट बता दूं कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है, आपको याद होगा कि 11 दिन बाद हुआ था। बालाकोट हमला 12 दिन बाद हुआ था। उरी हमला 18 सितंबर को हुआ था, तो सर्जिकल स्ट्राइक 19 सितंबर को हुआ था, ठीक है, 11 दिन बाद। पुलवामा हमला 14 फरवरी को हुआ था, तो ऑपरेशन बालाकोट 26 फरवरी को हुआ था। तो वो 11-12 दिन का अंतर तो पहले भी रहा है, अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। लेकिन जैसा कि नीलेश जी ने कहा कि वो बहुत ही लिमिटेड होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमला कर देंगे पाकिस्तान पर, दोनों देशों के बीच युद्ध हो जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। ओके, इसकी संभावना काफ़ी कम लग रही है। लक्ष्मण जी ने, अगर आप देखें, इसी पूरे एक ही प्रश्न के उत्तर में सब कुछ बातें कह भी दी। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया। नीलेश भाई, आपने जैसा कहा, लक्ष्मण जी ने उस बात की काफ़ी हद तक वैसी ही टिप्पणी करी कि एक बहुत सीमित दायरे में और बड़ी चोट की जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को मैसेज दीजिए, कैसे अप्रोच करें, वेदर इट्स वो डायरेक्टली मार्केट्स में आते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अप्रोच करते हैं, ऐसे इवेंट को जो कि एस्केलेट भी हो सकते हैं और एक सीमित दायरे में भी रह सकते हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए? क्योंकि बहुत कम बार, स्पेशली 2020 के बाद बाज़ार में आए लोगों ने ऐसे इवेंट्स को देखा होगा, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? मेरा तो एक ही अनुमोदन होगा कि ट्रेडिंग करते समय बहुत ध्यान रखना। इवेंट बहुत तेजी से बन रही है, इंडो पाक कम है कि सामने ट्रंप और चाइना भी खड़े हैं, तो ओवरनाइट पोजीशन लेके ट्रेडिंग करना खतरे से खाली नहीं होगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो बहुत सावधानी बरतिए। इस समय कुछ नहीं करेंगे तो शायद ज्यादा नफे में रहेंगे, कम नुकसान होगा। अगर आप निवेशक हैं तो फिर अपने असेट एलोकेशन धर्म का पालन करिए। यह कारगिल का अनुभव कहता है कि ऐसे समय में जब करेक्शन आता है तब खरीदारी का मौका बनता है। मैं एक किस्सा कहना चाहूंगा। अफगानिस्तान में जब 2001 के बाद अमेरिका ने अटैक किया था, तो आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि उसके बॉम्ब स्ट्रे हो रहे थे, काबुल की जगह पे कहीं और गिर रहे थे। तो मेरे एक अमेरिकन मित्र ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि भाई नीलेश भाई, आप लोग सब सेफ है ना? मैं बोला सेफ ही है, बट आपने ये पूछा क्यों? नहीं नहीं, हमने सुना अफगानिस्तान में अमेरिकन बॉम्ब्स इधर उधर जा रहे हैं, कहीं आपके पास नहीं गिरे। नाउ हम अफगानिस्तान से कितने दूर हैं, बट उनके लिए तो वो आसपास ही था। तो इस प्रकार के जो निवेशक हैं जिनकी समझ थोड़ी कम है, वह अगर इस मौके का फायदा उठा के बेचना चाहे तो ये करेक्शन आपके लिए खरीदारी का एकदम उम्दा मौका बन जाएगा। बट असेट एलोकेशन धर्म का पालन करना, ज्यादा लिवरेज मत रखना। इवेंट्स बहुत तेजी से घट रही हैं और वो कैसे बनेगी, कैसे चलेगी, ये कहना नामुमकिन है। उस समय आप सेल साइड में थे क्या? और क्या क्या वो आपके वो अमेरिकन मित्र? मैं टेम्पल्टन में था, बाई साइड पे ही था। बट हमारे कुछ मित्र थे अमेरिका में, जिसने उसने तो अपनी केयर करने के अनुसार फोन किया था कि भाई अफगानिस्तान का बॉम्ब है, बम्बई में भी गिर सकता है। तो लिमिटेड पॉइंट यही है कि हमें कई बार लगता है कि लोगों को सब कुछ पता है, पर ऐसा नहीं है। लोग अपने लोगों में उतनी जानकारी शायद नहीं भी हो। बहुत सही उदाहरण दी आपने नीलेश जी। गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। लेकिन सर, अब अगर ये वॉर टेंशन, जो तनाव देखने को मिल रहा है, उसको साइड करके बात करें तो अर्निंग्स अभी तक आपको कैसी लगी है? कोई साइन ऑफ रिकवरी किसी सेक्टर में देख रहे हैं आप? क्या स्ट्रैटेजी? अब तक की अर्निंग्स उम्मीद से थोड़ी कम आई है।
एंड मोर इम्पोर्टेंटली अर्निंग थोड़ी मंदी होगी, ये तो मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया था, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा उसके ऊपर कोई खुल के बताता नहीं है। आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर नहीं बताई, ये समझ सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक कंपनीज भी अपना एक्सपेक्टेशन देने में थोड़ी कतरा रही हैं। तो इस वक्त मार्केट पूरी फ्लो ड्रिवन हो गई है, रिजल्ट्स अनुमान से थोड़े कम है एंड लोगों ने गाइडेंस भी थोड़ी कम ही दी है, लेकिन एफपीआई पिछले कुछ दिनों में खरीदारी करने निकल पड़े, 30,000 करोड़ की बाइंग की है, तो उनकी बाइंग मार्केट को सपोर्ट कर रही है। नीलेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इस इम्पोर्टेंट मौके पर आप हमारे साथ जुड़े और इन Thank सब you. टॉपिक पर आपने बात की। बहुत सही बात भी कही यहाँ पर कि एक चीज़ हमको ध्यान रखनी होगी कि भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर देश हैं और शायद ये फुल ब्लोन वॉर में ना कन्वर्ट हो, एक कहीं ना कहीं, हालांकि हम सब चाहते हैं कि इस घटना का पूरा हिसाब चुकाया जाए और अच्छे से चुकाया जाए, पूरा बदला लिया जाए, ये हम सब चाहते हैं, लेकिन वो किस तरीके से होगा, आई थिंक हमारी आर्मी, हमारी गवर्नमेंट, आई थिंक ये मिलकर डिसाइड करेंगी और उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए। मैं आई थिंक हमारे आजकल काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी जो योद्धाओं को देखता हूँ मैं मुझे लगता है कि वो जो सरकार बैठी है और जो आर्मी बैठी है उन्हीं को काम करने दिया जाए तो बेटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हमारा पूरा पैनल तैयार है, हम बात करेंगे। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस समय ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून टू यू। और ट्रेड वही रहेगा जो सुबह मैंने क्विक सिंगल्स में दिया था। टीसीएस ट्रेड कर रहा है 3456 पर और मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए करीब 3425 पर। अगेन टारगेट 3600 के पॉसिबल है, ये इसको स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है, लेकिन मैं कहूंगा 3500 पहला टारगेट, फिर तो 3600 का सोचेंगे। तो यस, टीसीएस। ओके प्रकाश सर टीसीएस के साथ ही कमिटेड हैं, सुबह भी एक कॉल थी आपकी। माना साहब का ट्रेड? तो देखिए वीरेंद्र जी, कंटेनर कॉर्पोरेशन में बिकवाली करने का ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक अपने 22 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, 686.20 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। आपके स्टॉप लॉस रहेंगे 696 के और टारगेट रहेंगे 665। ठीक है, कौन कौन फ्यूचर्स में बिकवाली की राय, एक बाई साइड की ट्रेड और एक सेल साइड की ट्रेड आई है। राजेश सातपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी, सेल या बाय? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया। श्रेया देखिए, बाजार देख के तो मुझे लगता है थोड़ी एक सेल साइड की पोजीशन ही रखेंगे। वोल्टास, अगर आप वोल्टास का स्ट्रक्चर देखें तो ये वीक स्ट्रक्चर है, हर लेवल पे यहाँ पे बिकवाली हुई है। तो अगर स्ट्रक्चर वीक है तो यहाँ पे सेल थोड़ा कंफर्ट ज्यादा देता है, तो 1200 के टारगेट के लिए वोल्टास सेल करे। स्टॉप लॉस देखिए 1250 के नीचे बेचना है तो 1270 या इसका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 1200 से लेके 1170 का होगा, तो वोल्टास ये एक वीक काउंटर है। वोल्टास। चलिए आप चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपने क्या ट्रेड पिक किया इस समय? जी गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड रिलायंस के फ्यूचर्स में रहेगा लॉन्ग साइड पे, क्योंकि शॉर्ट साइड पे ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया स्विंग प्ले आउट हो चुका है एंड रिलायंस ने स्ट्रेंथ दिखाई है अच्छी, पर ये स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए रहेगा, नॉट फॉर डिलीवरी एट ऑल। एंड फ्यूचर्स पे जब तक हम 1298 के ऊपर रहेंगे तो इसको लॉन्ग करेंगे हम फॉर एन इंट्राडे टारगेट ऑफ 1320 एंड 25। जैम अर्निंग्स ड्यू और 1309 पे आपकी एक बाय कॉल ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, कृपया एक निजी राय जरूर रखें इसके साथ। सौमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? मेरा ट्रेड सेल साइड पर ही होगा और मेरा ट्रेड होगा JSW एनर्जी पर। एक छोटा सा कंसोलिडेशन है, नीचे की तरफ टूटा है, 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके लोअर टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं और मोमेंटम इंडिकेटर्स में सेल है, तो यहाँ पर मेरा जो टारगेट होगा वो है 450 का और स्टॉप लॉस होगा 500। JSW एनर्जी बिकवाली की राय सोमिल जी की तरफ से आती हुई, तो दो बाई साइड की ट्रेड आई, गाबा से की तरफ से TCS बाई, वहीं रचना जी ने रिलायंस फ्यूचर को लॉन्ग करने की राय दी है। मानस जी ने कॉनकोर फ्यूचर्स सेल, राजेश जी ने वोल्टास सेल, साथ ही सोमिल जी ने JSW एनर्जी पर सेल की राय दी है। अब चलते राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी गुड आफ्टरनून, क्या पिक कर रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार।
इन्वेस्टमेंट आइडियाज के हिसाब से अगर कहा जाए तो इस वक्त हमें ओएनजीसी अच्छा लग रहा है। हालांकि क्रूड के प्राइसेस अपने ऊपर के लेवल से बहुत टूट गए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो वापस से क्रूड में रिकवरी आई। लेकिन जब तक 70 और 75 के बीच में क्रूड रहता है तब तक मुझे लगता है अर्निंग्स पे इनके 5 से 7% का फर्क पड़ेगा। जो भी ये कंपनियां हैं, ओएनजीसी हो, ऑयल इंडिया हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी नेगेटिव्स हैं ब्रेंट के प्राइसेस को लेके, वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट है और जो इनका प्रोडक्शन डेटा वगैरह आ रहा है वो बहुत इनकरेजिंग है। इसके अलावा ओएनजीसी के जो ऑयल फील्ड्स न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनल में उनकी वैल्यूएशन अलग है। ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो ये बढ़ा रहे हैं। विंड पावर एसेट ये लोग ने एक्वायर किया अभी पीटीसी एनर्जी $106 मिलियन में। डिविडेंड यील्ड भी अगर आप देखो तो 5% के आसपास बैठती है और मुझे लगता है कि ओएनजीसी ग्रीन के द्वारा जो इनकी सब्सिडियरी है सॉरी 10 गीगावाट रिन्यूएबल की जो प्लांट बनाने की बात कर रहे हैं 2030 तक, वो बहुत पॉजिटिव है। तो इन सारी चीजों के बीच में बाजार के माहौल को देखते हुए मुझे लगता है एक स्टेबल काउंटर ओएनजीसी हो सकता है। चलिए फिर ये समय राजेश जी की सलाह ओएनजीसी पर। मीनवाइल एक बार मारुति के नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक हम उस समय डिस्कस कर नहीं पाए थे। मार्जिन पर थोड़ा सा डेंट पड़ा है और आई थिंक वो थोड़ा सा शायद मार्केट को, स्ट्रीट को शायद पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि पोजीशनिंग स्टॉक की काफ़ी वीक रही है उस वजह से, लेकिन जो 3711 करोड़ का प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेशन 3840 करोड़ की थी, उससे थोड़ा सा कम है और उसका मेन कारण है इनकम इनलाइन है। इनकम में 75 करोड़ का मिस है, उसको आप मिस नहीं कह सकते। लेकिन आप EBITDA और EBITDA मार्जिन का नंबर देखिए, वो थोड़ा सा मार्केट एस्टिमेट से नीचे आया है। EBITDA तो 4264 करोड़, मतलब अच्छा खासा मिस है और मार्जिन में भी अच्छा खासा मिस है। राजेश जी गुड आफ्टरनून। मारुति पर क्या व्यू है आपका इस समय? गुड आफ्टरनून अनुज जी। और मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है ये एक मौका दे रही है। जैसे अभी नीलेश भाई भी बोल रहे थे कि गिरावट मौका है निवेशकों के लिए। तो अगर ये किसी भी कारण से रिजल्ट्स पूरा डिटेल देखना पड़ेगा किस कारण से मार्जिन वगैरह में दबाव आया है। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी इन्वेंट्री वगैरह की दिक्कतें थी या जो प्राइस हाइक इन्होंने पिछले दिनों लेने की बात कर रहे हैं, उन सब चीजों के मद्देनजर और जो नए लॉन्चेस हुए हैं खास करके ईवी वगैरह स्पेस में, मुझे लगता है ये स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। मौजूदा स्तर से अगर 400-500 रुपए और टूट जाता है, कहने का मतलब है 11,100-200 तक आता है, तो वहां पर खरीदारी का मौका बनेगा, प्रोवाइडेड कि आपकी थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि की नजरिया हो। तो यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह है। ओके मारुति आपकी बाय रिकमेंडेशन है और नंबर्स पे रिएक्शन देखते हैं। आइए जरा एक बार 11,872 पे, ठीक है मैं आता हूँ इस पे और आपकी रीडिंग क्या कहती है टेक्निकली? मानस मारुति 12,000 के लेवल्स को अभी तक डिसाइसिवली पार नहीं कर पाया। ये टर्बुलेंस पूरी की पूरी 11,500 से लेकर 12,000 के बीच में रहती है। आपका मन क्या कहता है? आई मीन डिसाइसिव एक्शन या फिर एक बाय क्लियर ट्रेड कहाँ इमर्ज करेगा? 12,100 के ऊपर ही इस प्राइस पर आपका व्यू मानस? जी बिल्कुल, आपने सही लेवल बताया। 12,100 के ऊपर ही खरीदारी करेंगे, उससे पहले खरीदारी नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के आसपास हो रहा है, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है तो आप उसको होल्ड करिए 11,500 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, मारुति सुजुकी होल्ड करने की राय है फिलहाल। स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर। अब चलते शो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं US चीन ट्रेड वॉर के चलते। देखिए आप एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत शिफ्ट करने पर विचार कर रही है और सूत्रों के मुताबिक अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग चीन की बजाय भारत में करने की योजना है। पूरी खबर समझते हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा से। असीम जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है खबर, क्या है डिटेल्स? देखिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लेकर के आई थी। उसके बाद से हमारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। अगर मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो हमने 2 लाख करोड़ रुपए के फ़ोन्स एक्सपोर्ट किए, इसमें से 1.5 लाख करोड़ रुपए के आईफोन हमने एक्सपोर्ट किए। और अब जिस तरह से US और चाइना के बीच में ट्रेड वार चल रहा है, तो जो एप्पल है वो अपने प्रोडक्शन बाकी का जितना भी है वो इंडिया में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। फॉक्सकॉन की एक फैक्ट्री है जो कि अगले महीने के अंदर
अंदर फंक्शनल हो जाएगी। इस फैक्ट्री से 2 करोड़ से ज़्यादा जो मोबाइल हैं उनका उत्पादन, आईफोन उनका उत्पादन हो पाएगा। और 2025 तक अगर मैं बात करूँ तो करीबन 4 करोड़ के आसपास का मोबाइल आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर देखने को मिलेगा। और 2026 तक ये बढ़ करके 6 करोड़ के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। तो जो अमेरिका और यूएस के बीच, चाइना के बीच में जो ट्रेड वार चल रही है उसका सीधे सीधा फायदे इंडिया को देखने को मिल रहा है। अब इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी और हमारा एक्सपोर्ट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। असीम, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी हमारे सामने रखने के लिए। अब ऑब्वियसली इसका राजेश जी सीधा अगर एक स्टॉक, हालांकि अभी वो एप्पल के प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं, मैं डिक्सन की बात कर रहा हूँ, अभी वो एप्पल के प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं। मैं अभी उनसे रिसेंटली मिला था और मैंने पूछा था उनसे, मैं कहा कि आप इतने बड़े एंटरप्रेन्योर रहे हैं, अब क्या आप अगला टारगेट आपका एप्पल का होगा? उन्होंने कहा नहीं, अभी तो हम खैर इस तरफ नहीं देख रहे हैं, अभी तो बाकी फ़ोन से हम खुश हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में एक क्या आगे जाते हुए स्ट्रक्चरल टेलविंड्स रहेंगी, ना सिर्फ डिक्सन बल्कि बाकी जितने भी पीएलआई रिलेटेड स्टॉक्स हैं? देखिए अनुज जी, पीएलआई रिलेटेड स्टॉक्स पे आऊं उससे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात होगी। आप अक्सर विदेश जाते रहते हैं। अभी मुझे याद है कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि अफ्रीकन सफारी वगैरह पे जाने के विचार कर रहे हैं। आप खुद सोचो कि आप अफ्रीका गए हुए हो, आप लंदन गए हुए हो और आपके बगल में बैठा हुआ कोई आदमी आईफोन निकालता है और उस पर मेड इन इंडिया लिखा हो, तो आपको कितना गर्व होगा। तो ये गर्व की बात है हम सब भारतीयों के लिए कि आज आईफोन का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है और वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं पीएलआई वाली बातों पे, तो सही बात है, उससे कई कंपनियां जो इस तरीके के कारोबार में हैं, डिक्सन है, अंबर है, कई कंपनियां हैं जो ईएमएस में हैं, तो वो उनके लिए फायदे की बात होगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेस्ड है। अगर आप देखो तो 3 डिजिट के पीई में मुझे इन्वेस्टमेंट में कंफर्ट नहीं आता है अनलेस एंड अनटिल की कोई ड्रामेटिक चेंज नंबर्स पे आए। तो इन लेवल्स पे मैं निवेश की सलाह इस वक्त नहीं दे पाऊंगा। हाँ, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज बनती रहती है क्योंकि ये सब बहुत हाई बीटा स्टॉक्स हैं, बट निवेश के लिए इस वक्त अवॉइड ही रहेगा। निवेश के लिए इस वक्त फिलहाल अवॉइड है डिक्सन टेक आपके स्क्रीन पर, लेकिन टेक्निकली कैसे प्लेस्ड है चार्ट्स पे ये समझ लेते हैं। रचना जी आप बताइए, 16,327 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, 19,148 तक गया था, वहाँ से तो करेक्ट हो गया काफ़ी, चार्ट्स का इंडिकेट कर रहे हैं, क्या अभी यहाँ पे हाथ लगाना चाहिए? जी, जहाँ तक डिक्सन की बात है तो यहाँ पे हम 16,000 से जो पुल बैक देख रहे हैं 16,700 से, वो थोड़ा और फर्दर भी नीचे जा सकता है, 15,700 के आसपास भी जा सकता है, 15,700 के आसपास भी। तो वहां पे एक सपोर्ट बनता है और वहां से एक फ्रेश एंट्री भी करी जा सकती है पार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। और लॉन्गर टर्म के हिसाब से अगर आप इसको ऐड करते हैं तो होल्ड करने लायक है ये चार्ट। और हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये 19,000 के टारगेट के लिए भी पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा जा सकता है इफ योर होल्डिंग होराइजन इज से मोर देन 6 मंथ्स। ओके, ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे टेक्निकल संस्था 16310। कविता जी हमारे साथ इस बीच इस पैनल में जुड़ चुके हैं। कविता जी, गुड आफ्टरनून। टर्बुलेंस, लेकिन आपका कन्विक्शन कहाँ पर है इस वक्त बाजार में, जिसको आप थोड़ा ट्रेड के लिहाज से कंसिडर कर रहे हैं? आपकी कॉल इस वक्त की। Hi, very good afternoon, Virenji. Good afternoon, everyone. So, IT से होगा मेरा बाय कॉल, और आज की टर्बुलेंस में मुझे लगता है एज एन इंट्राडे ही इस कॉल को हम लुक आफ्टर करेंगे। परसिस्टेंट में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है सुबह से, और मुझे लगता है यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप पोजिशनिंग कर सकते हैं। सो परसिस्टेंट के आप 5400 के कॉल के साथ पोजिशनिंग कर सकते हैं, जहाँ मुझे लगता है 258, 280 तक के प्राइस टारगेट के लिए आप इसे देखें। इन दैट केस स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 220 का, तो ऑप्शंस के रूट के साथ करें और स्ट्रिक्टली फॉर द इंट्राडे। परसिस्टेंट 5291 पे ट्रेड करता हूँ। लेकिन राजेश अग्रवाल जी, मैं आपसे बात करना जो चाह रहा था कि इस बार की अर्निंग्स में जो चीज़ें अच्छी रही उसमें HCL टेक्नोलॉजीज इन IT, HDFC AMC ने AMC स्पेस, देन डालमिया भारत के नंबर ने इटसेल्फ अगर आप देखिए पूरे सेक्टर में एक जान फूंक दी, और अल्ट्राटेक सीमेंट कल ऑल टाइम हाई पे आ गया, आज भी रेट करता हुआ। आप लोगों ने रीडिंग करी क्या सीमेंट स्पेस की, और इन नंबर्स पे आपका टेक? मतलब लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स तो अल्ट्राटेक के इटसेल्फ काफ़ी अच्छे थे, इस बार डालमिया के नंबर बहुत अच्छे, क्या लेना चाहिए इस स्पेस में?
देखिए स्पेस में लेने लायक कई चीजें हैं। एक तो कारण भी कई हैं। अगर आप देखो तो रियल्टी एज ए सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो वहां पर अच्छी खासी बढ़त बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया हुआ है। मुझे लगता है कि डिमांड कम से कम नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में बढ़ती हुई नजर आएगी, खास करके सीमेंट स्पेस में। दूसरे इनके पावर एंड फ्यूल के जो कॉस्ट थे वहां पे थोड़ा-सा ठंडापन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से इनकी दिक्कतें बनी हुई थी। बाइंग की अपॉर्चुनिटी अल्ट्राटेक बिल्कुल बनता है, क्योंकि एक तो कैपेसिटी सबसे बड़ी है, दूसरी जो कंसोलिडेशन का फेज़ पूरे सेक्टर में चल निकला है, उससे मुझे लगता है कई छोटी कंपनियाँ अधिग्रहण के लिए सामने आएँगी। उसमें अल्ट्राटेक हो या अंबुजा हो, ईसीसी हो, ये बड़े नाम हैं। लेकिन किसी को अगर अल्ट्राटेक महँगा लग रहा हो, तो मैं समझता हूँ ग्रासिम पे ध्यान दे सकता है, जो कि एक तरीक़े से अल्ट्राटेक की होल्डिंग कंपनी है और न केवल अल्ट्राटेक बल्कि ग्रुप की दूसरी कंपनियाँ भी होल्ड करती है और उनका अपना कारोबार भी है। मिड कैप साइड में अगर आओ, तो हमारे हिसाब से डालमिया भारत जिसके नंबर अच्छे आए, बिरला कॉर्प अच्छा लग रहा है। इवन एक छोटी कंपनी है मंगलम सीमेंट, वो अच्छी लग रही है। तो ऐसे कुछ एक स्पेसेस हैं जहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। ओके, चलिए तो ये इस समय कुछ स्टॉक्स जिस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। नंबर्स के प्रीव्यू की बात करें इससे पहले आज का एक क्लियरली जो आईटी में एक ख़राब नंबर्स में से शामिल था साइंट अब करीब 6% नीचे, हालांकि सुबह इससे ज़्यादा नीचे खुला था स्टॉक। लोअर लेवल से रिकवरी ज़रूर है, 1125 के लो के बाद 1168 यहाँ पर ज़रूर देखने को मिला है। खैर, लेकिन ये तो बात हुई नंबर्स जो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। अब बात करते हैं आने वाले नंबर्स की, और सबसे पहले बिग बॉय, जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़। शाम को नतीजे आएंगे, कैसे रह सकते हैं नतीजे, कहाँ फोकस करना चाहिए हमें, यतिन से समझते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, और शाम थोड़ी लंबी रहने वाली है आपकी, तो बताइए क्या एक्सपेक्ट करें। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के Q4 की बात करें तो नंबर स्टेबल रहने चाहिए। सिक्वेंशियली अगर हम देखें तो रेवेन्यू में 1% का जंप, लगभग 2.42 लाख करोड़ के आसपास का आपको नंबर दिखाई पड़ सकता है वहाँ। प्रॉफिट हालांकि आपको 2% नीचे दिखाई देगा, 18,150 करोड़ के आसपास। और ऑयल एंड गैस सेगमेंट में स्पेसिफिकली, क्योंकि गैस प्रोडक्शन में हमने थोड़ी कमी देखी है और ओवरऑल O2C बिजनेस वॉलेटाइल रहा है क्रूड के वजह से, तो यहाँ थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रह सकती है अर्निंग्स में। हालांकि अगर हम टेलीकॉम बिजनेस की बात करें या रिटेल बिजनेस की बात करें तो साल दर साल यहाँ नंबर्स ठीक ठाक रहने चाहिए। अगर हम स्पेसिफिकली रिलायंस की जियो की एबिटा की बात करें तो यहाँ 2% का सिक्वेंशियल जंप आपको देखने को मिल सकता है। और अगर हम O2C कारोबार की बात करें तो GRM का नंबर, जहां हम जनरली फोकस करते हैं, वो 10.8% पर $10.8 पर बैरल के आसपास नंबर दिखाई पड़ना चाहिए। जियो की स्पेसिफिक डिटेल में बात करें तो रेवेन्यूज 2% बढ़ेंगे, एबिटा मार्जिन स्टेबल रहने की उम्मीद है। और आरपू, देखिए ये सबसे अहम फिगर है। लास्ट क्वार्टर से हमने देखा है कि नंबर्स आरपू में अच्छे से इंप्रूव हो रहा है। लास्ट क्वार्टर का फिगर था लगभग 203.30 रुपये और ये टाइम मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि आरपू लगभग बढ़ के 206 रुपये पर सब्सक्राइबर रह सकता है। रिटेल का बिजनेस सीक्वेंशियली थोड़ा कम रहेगा क्योंकि लास्ट क्वार्टर दिवाली और दशहरा जैसे फेस्टिव सीजन्स थे, तो सीक्वेंशियल नंबर्स अगर आप देखेंगे रिटेल के तो ऑब्वियसली वहाँ फेस्टिविटी की सीजनैलिटी रहेगी। लेकिन अगर हम रिटेल की बात करें तो यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ 10 से 15% आपको आता हुआ नजर पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं रिटेल के एबिटा ग्रोथ के साथ जो नजर रहेगी वो रहेगी स्टोर एडिशन पे। तो FY25 में कितना स्टोर एडिशन हुआ और FY26 का क्या रोड मैप है, ये काफ़ी अहम होगा जानने के लिए। बिल्कुल, तो खैर सिर्फ हेडलाइन नंबर पर मत फोकस करिएगा, उसके अलावा काफ़ी जो इंटरनल्स हैं उस पर मार्केट का फोकस रहने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, रिलायंस के अलावा बाजार की नज़र शनिवार और रविवार को भी आने वाले नतीजों पर होगी। रविवार को IGL के नंबर्स आएंगे और उनकी टीम से मेरी सिंपति है। और वहीं सोमवार को निफ्टी में अल्ट्राटेक और F&O में TVS मोटर, KPIT टेक समेत 7 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। यतिन ऑफकोर्स हैं हमारे साथ और आशीष भी जुड़े हैं। तो यतिन, पहले तो अल्ट्राटेक और IGL, यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करें? जी, तो अल्ट्राटेक देखिए नंबर स्टेबल रहेंगे। पिछले क्वार्टर के मुकाबले नंबर्स में स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखेगी और यहाँ कॉस्ट कंट्रोल और जो कॉस्ट गिरा है ग्लोबल मार्केट्स में, उसके कारण आपने थोड़ा बहुत बेनिफिट देखा है मार्जिन की तरफ। रेवेन्यूज में 10% का ग्रोथ, एबिटा 12% बढ़ेगा, 4,600 करोड़ रुपए के आसपास एब्सोल्यूट एबिटा एक्सपेक्टेड है। और प्रॉफिट में अच्छी 22% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, 2,750 करोड़ के आसपास। मार्जिन्स की बात करें तो सुधर के 20.4% का एक्सपेक्टेशन है, जो पिछले साल लगभग 21.1% के आसपास था। इंटरनल्स पे खास ध्यान रखेंगे क्योंकि Q4 का वॉल्यूम जनरली अच्छे से पिकअप होता है,
तो यहाँ एक्सपेक्ट कीजिए 15% का वॉल्यूम ग्रोथ। और अगर हम बात करें एबिटा पर टन की, तो वो 1175 रुपये प्रति टन आपको आता हुआ नजर पड़ेगा, जो कि एक फ्लैट नंबर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सिक्वेंशियली अच्छे से सुधरता हुआ ये आपको फिगर दिखाई पड़ेगा। ओवरऑल मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है डिमांड को लेके उस पर खास नजर रहेगी। बात करते हैं आईजीएल की, और हम सभी को पता है कि कंपनी एक ट्रांजिशन में गुजर रही है, क्योंकि जो एपीएम गैस है वो पिछले साल के मुकाबले कम आवंटित हुआ है, तो कॉस्ट बहुत बड़ी है आईजीएल की, और सामने दिल्ली इलेक्शंस हुए और कोई रीजंस हो, प्राइस हाइक जो है पास ऑन नहीं हो पाई है। तो नंबर्स अगर आप देखें, सेल्स में 7% बढ़त के बावजूद एबिटा में 21% की गिरावट आएगी, और एबिटा जो पिछले साल 522 करोड़ था वो घट के लगभग 414 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है। प्रॉफिट में भी 22% की गिरावट, और मार्जिन्स कोलैप्स होते हुए आपको नजर पड़ेंगे स्क्रीन पे। लगभग 11% के आसपास मार्जिन रहेंगे, जो पिछले साल 14.5% थे, और वॉल्यूम की बात करें तो 7% यहाँ इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल। तो ये कुछ नंबर्स आईजीएल में खास तौर से आप एक बहुत ख़राब क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना कुछ प्राइस में ये भी देखना पड़ेगा। मीनवाइल मार्केट में वापस एक सेकंड राउंड ऑफ सेल ऑफ शुरू हुआ है, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में। मिड कैप इंडेक्स देखिए आप जरा एक बार, अब 1250 पॉइंट नीचे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन देखिए 1:7 का, तो काफ़ी ख़राब मार्केट रहता है। हम आएंगे, डिस्कस करेंगे सारे स्टॉक्स एक के बाद एक, लेकिन एक बार प्रीव्यूज पूरे कर लेते हैं। आशीष के पास चलते हैं। टीवीएस मोटर और केपीआईटी टेक, दो ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने ठीक ठाक आउट परफॉर्म किया है रिसेंट टाइम में। आशीष क्या एक्सपेक्ट करें? गुड आफ्टरनून। टीवीएस मोटर, गुड आफ्टरनून। टीवीएस तो खास तौर पे आपकी स्क्रीन पे चार्ट भी रखिएगा डायरेक्टर साहब, एक महीने का। वाकई नंबर्स से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स टीवीएस मोटर्स में देखने को मिले, और शायद इसीलिए भी कि नंबर्स अच्छे आने वाले हैं टीवीएस मोटर्स के। अब तक का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, एबिटा और मुनाफे का आंकड़ा शायद आप देखें। और क्यों? 3 रीजंस हैं। एक तो सॉलिड वॉल्यूम ग्रोथ हुई है, हमारे पास ऑलरेडी वो नंबर्स हैं। फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स है इनके लिए, और कॉस्ट मैनेजमेंट इफेक्टिव है, जिसके चलते मार्जिन्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। खैर, एक्सपेक्टेड है कि रेवेन्यूज 15% के आसपास का जंप दिखाएंगे। दरअसल वॉल्यूम्स में 15% का उछाल है। प्रोडक्ट मिक्स इनके फेवर में है। डोमेस्टिक व्हीकल मिक्स जो है वो इंप्रूव हुआ है, पर दिक्कत यह है कि इस बार एक्सपोर्ट्स का कंपोनेंट भी बढ़ रहा होगा, और एक्सपोर्ट होती हैं लोअर सीसी बाइक्स, जहां पे मार्जिन थोड़े ठंडे रहते हैं। तो नेट नेट 15% आय में उछाल, मार्जिन साथ साथ 70 बेसिस पॉइंट्स के आसपास इंप्रूवमेंट दिखा रहे होंगे, क्योंकि जब आय बढ़ रही है तो बेहतर ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन हो रही होगी। कॉस्ट एफर्ट्स जो लगा रहे हैं कंट्रोल करने के, उस पर जोर है। हाँ, एक इशू है कि ईवीज का सेल जो बढ़ रहा है वो पार्शियली मार्जिन डाइल्यूटिव है, तो इसीलिए मार्जिन सदे हुए 70 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे होंगे। और हाँ, मुनाफे का आंकड़ा हर जगह रिपोर्ट पढ़ रहे होंगे, तगड़ा जंप, उस पर मत जाइए, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस तक रखिए। मुनाफा एक्चुअली 40, 50, 60% के आसपास सब मान के चल रहा होगा। दरअसल पीएलआई बेनिफिट जो हैं पूरे साल के, वो एक्रू हो रहे होंगे इस क्वार्टर में। 2 चीजों पे फोकस करिएगा, ई मोबिलिटी के इनिशिएटिव्स और डिमांड आउटलुक। वो मारुति के मैनेजमेंट से भी सुनने की जरूरत होगी, और टीवीएस मोटर्स से भी। जहां तक केपीआईटी की बात है, हमने देखा है चैलेंजिंग मैक्रो एनवायरनमेंट है, पर डिस्पाइट चैलेंजेस सिलेक्ट मिड कैप आईटी कंपनीज अच्छा कर रही हैं, क्योंकि अच्छी खासी स्वेलिंग ऑर्डर बुक्स थी, वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। केपीआईटी भी उनमें से एक है। एक्सपेक्टेड है 3% सीक्वेंशियल जंप देखने को मिलेगा। एबिटा 2-2.25% का इंप्रूवमेंट हो रहा होगा, और तिमाही दर तिमाही मुनाफा भी 5% के आसपास का इजाफा दिखाएगा। ओके, चलिए ये सारे नंबर्स जो एक्सपेक्टेड हैं। आशीष और यतिन बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल खराब मार्केट का नतीजा देखिए आप, मोतीलाल ओसवाल का स्टॉक आएगा आपकी स्क्रीन पर, 9% नीचे है स्टॉक। इनकम आधी हो गई है ऑलमोस्ट, और प्रॉफिट से लॉस में आ गई है कंपनी। ये देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और फेयर वैल्यू में गिरावट से घाटे में आई कंपनी, ये मोतीलाल ओसवाल का कहना है। तो वीरू, ये क्वार्टर मेरे ख्याल से पिछला क्वार्टर वैसे ही सबसे ज़्यादा टफ था। आपने देखा था एंजल के भी नंबर्स कितने ख़राब थे, हालांकि एंजल ख़राब नंबर पर भी चल गया था। अब मोतीलाल अनफॉर्चुनेटली उस दिन आया जिस दिन मार्केट ही ख़राब है, तो इसके लिए शायद इसको वो बेनिफिट नहीं मिला जो उस दिन एंजल को मिला था। वो मुझे बात करके लग जाता था चंदन से, होता था ना एक्सपायरी पे कभी बात होती थी ना कि यार आज पूरी की पूरी लिमिट एग्जॉस्ट कर दी हमने, पूरी की पूरी लिमिट एग्जॉस्ट कर दी। और होते थे ट्रेडर, शॉर्ट स्ट्रैंगल से पैसा बनता था, शॉर्ट स्टेल में पैसा बनता था, डायरेक्शन बनता था। वो ना वीरू, अब वो चीज़ चली गई है ना। हाँ, नहीं वीरू, वो जो चंदन से थोड़ा आपकी डिसअपॉइंटमेंट थी वो इसलिए भी होती होगी ना, वो ईसॉप की भी वैल्यू कम हो जाती है ना फिर,
तो वो थोड़ा सा दुख तो होता ही है। ये वहाँ नहीं जाते, हाँ चलिए। हाँ हाँ, वही मान ही जाते हैं एक्चुअली। सही बोल रहे हैं आप। चलिए वीरू, 4 का चौका की शुरुआत करें फिर। बिल्कुल 4 का चौका लेते हैं और 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। और मानस जी सस्ता ऑप्शन, या फिर सुपरस्टार रचना वैद्य, और चार्ट के चमत्कार कविता जी, और मिड कैप फंड राजेश अग्रवाल जी सौंपेंगे आज। चलते हैं ट्रेड्स पिक करते हैं। मानस क्या पिक कर रहे हैं सस्ता ऑप्शन आज? तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए हुडको के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। पैटर्न को समझे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम 60 मिनट चार्ट पे दिख रहे हैं, 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो यहाँ पर करीब करीब 10 रुपए का डाउन साइड अभी और देखने को मिल सकता है। इसलिए हुडको के 220 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 11 रुपए 45 पैसे का भाव चल रहा है, इसमें आपको 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 18 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, सस्ता ऑप्शन के लिए मानस जी ने कहा है कि हुडको का पुट ऑप्शन खरीदे एफएनओ सुपरस्टार के चलते। रचना जी के पास बताइए, रचना जी आपका एफएनओ सुपरस्टार। जी, हम एमजीएल के फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे और 1292 के करीब है। हम यहाँ पे हम 1300 का एसएल लगाएंगे और डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 1280 एंड 1275। और अगर ऑप्शन के जरिए भी कोई प्ले करना चाहते हो, इसकी 1300 की पी भी बाय कर सकते हैं, जो कि फिलहाल 63 के करीब है। अगर ये 55 के ऊपर रहती है तो यहाँ पे 70-75 तक का टारगेट लगा सकते हैं आने वाले 1 घंटे के लिए। ओके, महानगर गैस शॉर्ट, तो अब तक दोनों ट्रेड शॉर्ट साइड पर। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी। पर मेरा ट्रेड बाय साइड है और आज के दिन में काफी स्ट्रेंथ लिए हुए है ये काउंटर, दैट इज नवीन फ्लोरो। नवीन फ्लोरो लाइन अभी 4442 के लेवल पर है और एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है काउंटर ने ऑन अ डेली चार्ट विद गुड वॉल्यूम। 4550 4600 के प्राइस टारगेट के लिए नवीन फ्लोरो पर एक बाय ट्रेड आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इन दैट केस मेंटेन करें 4380 का। ओके, नवीन फ्लोरिन आपका यहाँ पे बाय ट्रेड है, इट्स 4445, अभी भी स्ट्रेंथ यहाँ पर। राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं, आज का मिड कैप फंड। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, मिड कैप के हिसाब से बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ जाना चाहेंगे। अगर आप देखें तो कंपनी ने पिछले 6 साल में जिस तरीके की ग्रोथ लोन बुक और प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाई है ना, वो काबिले तारीफ है। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो इनका है पूरा वाइड स्प्रेड है, होम लोन, प्रमोटर लोन, सारी लैस, सारी चीजें उसमें। पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है और जो कि अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत सहायता करेगी। एसेट बेस कंपाउंड हो रहा है, एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है। और कल जो नतीजे आए परसों, उसमें आप देखेंगे तो चौथी तिमाही में 54% के आसपास बॉटम लाइन जम थी, पूरे साल में 25% के बॉटम लाइन में जम थी। एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM 1,14,684 करोड़ का हो गया। और सबसे अच्छी बात है कि एसेट क्वालिटी बहुत शानदार है, 0.11% का सिर्फ एनपीए, नेट एनपीए है। और अब जो कि आरबीआई ने 2 बार रेट कट वगैरह कर दिए हैं और हमें ये उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि आगे भी रेट कट्स होंगे, तो ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वगैरह हैं, इनको एक अच्छा फायदा होगा। तो मुझे लगता है यहाँ ध्यान देना चाहिए। आज बाजार के कारणों से गिरावट देखने को मिल रही है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह से लें। साल भर का टारगेट रखें 150 रुपए का। ओके, साल भर का टारगेट है 150 का, 125 पे ट्रेड करता हुआ। 4 ट्रेड्स हमने यहाँ पे रखे। शुरुआत की थी हमने मानस से, और मानस ने पिक किया था आज का 4 का चौका का पहला ट्रेड सस्ता ऑप्शन। स्क्रीन पे रखिएगा, एक एक करके सारे लेते हैं यहाँ पर। सस्ता ऑप्शन हुडको की पुट ऑप्शन 220 की, करीब 18 के लक्ष्य के लिए 9 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। रचना जी ने पिक किया है फिर सुपरस्टार, और महानगर गैस फ्यूचर सेल है, लक्ष्य 1280 1275 का। कविता जी ने नवीन फ्लोरिन को बाय कॉल दी, वहाँ केमिकल्स में लॉन्ग कॉल थी, और करीब 45-50 का लक्ष्य, 4600 का लक्ष्य। और राजेश अग्रवाल जी ने आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस। मैं 2 स्टॉक्स रखना चाहूँगा जो कि मैंने 2 बजे की समरी में कहा भी था कि अल्ट्राटेक सीमेंट पर नजर रखिएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट वहाँ से करीब करीब 80-60-70 रुपये चल के अब डे हाई पे, ऑल टाइम हाई पे। बट लुक एट मारुति अनुज, क्या कोलैप्स हुआ पोस्ट नंबर्स डे लो पर। बिल्कुल, बहुत ही तो लग रहा था मुझे देख के कि वो मार्जिन का नंबर इतना ख़राब था कि इतना रेजिलियंस कैसे था स्टॉक, नंबर काफ़ी ख़राब थे। और उसके बाद आपने देखा इस तरीके का मूव यहाँ पर आ रहा है मारुति सुजुकी में। और इस पर एक टेक चेक भी ले लेते हैं। इस पर सतपुते जी आप देखिए ज़रा मारुति का चार्ट, कोई ट्रेड बैठ रहा है यहाँ? हाँ अनुज जी, देखिए ट्रेड तो डेफिनेटली बैठता है, वो भी सेल साइड का बैठता है, क्योंकि जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, एक रेजिस्टेंस है करीबन 12,000 के आसपास, 11,800 से 12,000,
वो रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहा, तो मुझे लगता है यहाँ पे सेल ऑन राइट स्ट्रैटेजी रखे, स्टॉप लॉस का 11,900 का थोड़ा सा ऊपर रखे तो बेटर होगा, वोलेटिलिटी ज्यादा है। मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है ये थोड़ा सा डीपन हो सकता है। सपोर्ट कहाँ बनता है, इसका सपोर्ट है करीबन 11,250 से लेके 11,100। तो करेक्शन तो है, कंसोलिडेशन की बात का फॉल है, तो कंटिन्यूशन आएगा। ओके, तो यहाँ पे और पेन देखने को मिल सकते हैं। मारुति सुजुकी में रिजल्ट खराब और स्ट्रीट ने पनिश किया है, डे लो के आसपास कर रहा है कारोबार मारुति सुजुकी। और आप देखें मार्केट में भी दर्द गहराता हुआ 204 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी कारोबार कर रहा है 24,042 के लेवल पे। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पे पेन और देखने को मिल रहा है। अभी आप जो डे लो के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। एक तो मारुति हमने डिस्कस किया, आईटीसी पर भी पेन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही आप ऑटो पैक से भी कुछ स्टॉक्स देखें, जैसे कि मारुति, टाटा मोटर्स पे भी पेन गहराते जा रहा है। इटर्नल लगातार कल से गिरावट का शिकार बनता हुआ नजर आ रहा है। इटर्नल का चार्ट रखते हैं आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे देखिए कल से इसमें पेन परसिस्ट करते हुए। इटर्नल क्या करना चाहिए? वैसे राजेश अग्रवाल जी, इस पूरे स्पेस में इटर्नल हो, स्विगी हो, आप देखें पेन झेल रहे हैं निवेशक। इस स्पेस को लेकर आपकी क्या राय है और इस पर्टिकुलर काउंटर पर आपकी हिदायत? देखिए, इस स्पेस में सबसे बड़ी दिक्कत है कि बॉटम लाइन अभी भी सबकी नेगेटिव है और ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि बहुत जल्दी कोई सुधार आएगा। खास इटर्नल की अगर बात की जाए तो अगर आप देखो तो पिछली तिमाही के मैंने थर्ड क्वार्टर के जो नंबर्स थे बेहद खराब, उम्मीद से ज्यादा खराब थे। वो इस वजह से थे कि जो डार्क स्टोर्स ये 2026 तक 2000 करने की बात कर रहे थे, वो उन्होंने 2025 तक में उतने डार्क स्टोर्स करने की बात करी, जिससे खर्चे बढ़ गए। तीसरी तिमाही में नतीजे खराब आए और ऐसा लगता है कि चौथी तिमाही के नतीजे भी कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं होंगे। कंपटीशन बहुत हाई है, चाहे फिर वो इंस्टामार्ट से हो, मैं क्विक कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, फिर वो चाहे इंस्टामार्ट से हो या जेप्टो से हो या अमेजन, फ्लिपकार्ट से हो, सबसे इनकी कंपटीशन हाई होता जा रहा है। कस्टमर एक्विजिशन का जो कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि इसमें निवेश के कोई मौके हैं। फिलहाल दूर रहने की सलाह रहेगी। ओके, फिलहाल दूर रहने की सलाह रहेगी। शायद बिल्कुल सही कहा आपने, मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, लेकिन मुझे जो रिस्क ज़्यादा लग रहा है ना वो ब्रॉडर मार्केट में है। मिड कैप इंडेक्स देखिए आप, वहाँ पर दिक्कत ज़्यादा है। आई थिंक निफ्टी और बैंक निफ्टी फिर भी ठीक है, अभी भी अपने जो टिपिकल सपोर्ट लेवल्स हैं उनके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप आई थिंक यहाँ थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है और काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ इस समय ब्रूटल सेल ऑफ देखने को मिल रहा है आपको। मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ, एक बार आप लेकर आइए वोडाफोन आइडिया का चार्ट, वापस 7.5 रुपये पर स्टॉक। और उसके अलावा आप लेकर आइए तीतागढ़ रेल सिस्टम्स का स्टॉक, यहाँ पर भी गिरावट काफ़ी बढ़ रही है। इस समय करीब करीब 5.5% ये स्टॉक नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, इसके अलावा एक और स्टॉक लेकर आइए जरा, इंडियन होटल्स। मानस, आपसे बात करता हूँ क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे से इसकी तेज़ी को प्ले किया था। पिछले 3 महीनों में ये स्टॉक थोड़ा सा रिलेटिवली वीक हुआ है। एक समय जो रिलेटिव स्ट्रेंथ में सबसे ऊपर था, वो कहीं ना कहीं इसने वो अपना स्टैचर थोड़ा सा गंवाया है। कैसे देख रहे हैं आप इस चार्ट को इस समय? तो देखिए, पहले डिस्क्लोजर है कि इसमें हमने पुट ऑप्शन अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। स्टॉक अपने 22 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट्स पे क्लियरली दिख रहा है। एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्टॉक ने फेस किया 840 और 850 की रेंज में। जब तक उसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। आज क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकडाउन है, मेरा समझना है कि स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज जो कि 740 735 के आसपास है, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा आने वाले समय में। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो शॉर्ट साइड पे होगा। कैश के प्राइस के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना है 806 का। ओके, यहाँ पे भी दिक्कत देखने को मिल रही है, आगे भी परसिस्ट कर सकती है, इसलिए सेल। बिकवाली की राय फिलहाल आपके लिए इंडियन होटल्स पर। साथ ही जिस तरीके से ट्रैवल एंड टूरिज्म स्पेस में पिछले कुछ दिनों में हमने तेज़ी देखी, उस स्पेस से आप देख लिए होटल इंडस्ट्री से इंडियन होटल, साथ ही एविएशन से इंटरग्लोब एविएशन में भी दिक्कत आज के सेशन में स्पेशली देखने को मिल रही है। और जैसे कि हम डिस्कस भी कर रहे थे, जब तनाव की स्थिति आती है तो सबसे ज़्यादा इन्हीं सारे सेक्टर्स पे प्रेशर देखने को मिलता है। इंटरग्लोब एविएशन उसमें से एक, करीब ये देखें आप 4% के साथ गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। गाबा सर, आप बताइए इंटरग्लोब एविएशन फिलहाल कैसा लग रहा है 53,020 पर, 5320 पर? जी, बेसिकली इंटरग्लोब एविएशन का जो चार्ट है तो पॉजिटिव, लेकिन काफी दौड़ चुका है। 5600 साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है बिकॉज ऑफ हालात के लिए। अदरवाइज इसमें डिप्स मिले तो खरीदारी का मौका है। मुझे लगता है 5000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, सपोर्ट मिलेगा तो वहां पर मिलने की अच्छी संभावना है थोड़ा, लेकिन डिप पॉसिबल है इंटरग्लोब में।
ओके, इंटरग्लोब में थोड़ा डिप पॉसिबल है और होगा और लाजमी है, और देखिए ऐसे एनवायरनमेंट में। बट एक स्टॉक और लेके आइए जो कि अच्छा मतलब मूव लिए हुए है, अभी भी डे हाई पर है, वो ज़रा पॉली कैब रखेंगे आप प्लीज़ स्क्रीन पे एक बार। ये अच्छा करता हुआ यहाँ पे स्ट्रेंथ है, अल्ट्राटेक हो गया, और बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक फिर भी स्टेबल रहा। बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक अभी भी 1265 की ट्रैजेक्टरी में। शिल्पा, ये रचना जी, आपने बैंक्स में बैंक निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली ऊपरी लेवल से 1800 पॉइंट रिट्रेस हुआ, बट आईसीआईसीआई बैंक में उतना साइजेबल रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, जिसे कहते हैं इनहेरेंट स्ट्रेंथ। 10 डेमा से भी करीब के 30 रुपये का डिफरेंशियल मेंटेन करके चलता हुआ। आईसीआईसीआई बैंक को कैसे रीड कर रही हैं आप, और या फिर व्यू क्या है आपका इस वक्त? रचना जी, सॉरी आपने बात बहुत अच्छी करी पर समझ में नहीं आई। हाँ बताइए एक बार। जी, आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट्स तो अच्छे हैं ही, और अगर आप उसके रिजल्ट्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर याद करें, पिछले 2-3 क्वार्टर की भी बात अगर याद करें, एवरी क्वार्टर इट इज डिलीवरिंग गुड रिजल्ट्स बैक टू बैक, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो यहाँ पे दिस इज एन इनहेरेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर, एंड विद इन बैंक्स ये अगर मार्केट सही जाता है, आगे जाके स्टेबलाइज दोबारा से होता है, तो दिस इज वन ऑफ द काउंटर्स जो आउट परफॉर्म करना चाहिए इवन विद इन इट्स ओन सेक्टर। एंड वैसे भी हाई टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो वो हाईज पे है, एंड यहाँ पे ऊपर की साइड में कोई रेजिस्टेंस आजू बाजू में अवेलेबल नहीं है, दूर भी अवेलेबल नहीं है इनफैक्ट। तो इसलिए यहाँ पे इट्स इन ब्लू स्काई टेरिटरी, एंड ऑल चांसेस कि जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज होता है तो ये ओवरऑल मार्केट को भी आउट परफॉर्म करे और अपने सेक्टर को भी। मार्केट में एक बार रिकवरी वापस आ रही है। एक बार जरा सेंसेक्स का इंटरडे चार्ट लेकर आइए, जरा ध्यान रखिएगा। सेंसेक्स की इस ट्यूसडे को अभी भी वीक मंथली एक्सपायरी पेंडिंग है। थोड़ा सा वापस एक बार मार्केट कोशिश कर रहा है शायद रिकवरी दिखाने की, ध्यान रखेंगे इस पर। लेकिन अब थोड़ा मार्केट आउटलुक पर बात करते हैं। हमारे साथ आज एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर के डिप्टी सीआईओ सुमित जैन जुड़े हैं। सुमित जी, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं आप रीसेंट वॉलेटिलिटी को? एक बड़ी रैली हुई, उसके बाद ये पिछले 2 दिन में हमने थोड़ा सा थकान और अब थोड़ा सा डिक्लाइन देखी। इसको प्योरली जियोपॉलिटिक्स से जोड़ के देखा जाए या कुछ और आपका व्यू क्या होगा? आप अनुज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। सी, अगर आप देखेंगे पहले मार्केट में बिकॉज ऑफ ग्लोबल जो चीजें हुई उसके कारण मार्केट में गिरावट आई थी। उसके बाद थोड़ी सी उधर सैनिटी बनी, तो इंडिया मार्केट, ग्लोबल मार्केट सब काफी सुधरे। बट आई थिंक जो रेलेवेंट है वो ये है कि अपनी अर्निंग्स ग्रोथ कैसे आती है। सी, वोलेटिलिटी ग्लोबली कोई रीजन से बनी हुई रहेगी। वर्ल्ड जो पहले हुआ करता था और अभी है, मेरे को नहीं लगता है कि इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम। इनहेरेंट वोलेटिलिटी मार्केट में अब रिलेटिवली ज्यादा रहेगी, एंड इसलिए मेरा मानना यह है कि अब जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो बदलना पड़ेगा। हमें उन बिजनेसेस पे एक्चुअली फोकस करना पड़ेगा जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। सो वोलेटिलिटी एक्चुअली मार्केट का बड़ा हिस्सा बना हुआ रहेगा आपसे। जी, सुमित जी गुड आफ्टरनून, मैं श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा इनहेरिटेंट स्ट्रेंथ पर नज़र रहेगी, तो ऐसे मूड माहौल में अर्निंग्स आपने देखी, हालांकि अभी भी आने बाकी है बहुत सारी कंपनियों के, फिर भी कहाँ पे आपको विजिबिलिटी थोड़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है? कोई ऐसा स्पेस, पर्टिकुलर स्टॉक, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। सो इनहेरेंट अर्निंग स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में है उस स्पेस में अर्निंग्स काफ़ी बेहतर आएगी। हमारे पास पोटेंशियल है कि हम जो अभी दुनिया में बदलाव हो रहे हैं जिसके कारण सप्लाई चेन में बदलाव आ सकते हैं, उसके कारण इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में मेरे ख्याल से अपना एक स्कोप है कि हम काफ़ी बड़े हों। एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इवन फार्मास्यूटिकल साइड, जहाँ हमारी एक स्ट्रेंथ है उधर मेरे ख्याल से अर्निंग्स बेहतर आएगी। इवन सम डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बिजनेसेस, वहाँ पर अर्निंग्स एक्चुअली बेहतर आ रही है। एंड ओवर पीरियड इंडिया में जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल, जहाँ पर अपनी आबादी की एज थोड़ी कम है, इनकम लेवल बेहतर हो रही है, तो डिस्क्रिशनरी साइड में ओवर पीरियड अर्निंग्स बेहतर आनी चाहिए। ओके सुमित जी, जो स्पेस, नमस्कार, मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियोज से, और जो स्पेस स्टेबल रहे,
स्ट्रांग रहे। उसमें देखिए फार्मा में भी टर्बुलेंस थे एंड थैंक्स टू मिस्टर ट्रंप जिनके स्टेटमेंट्स ने टर्बुलेंस वो इन्फ्यूज़ की। बट हेल्थ केयर स्पेस में अगर आप जाएं तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स को देखिए आप, क्या स्ट्रेंथ रही और टर्बुलेंस नहीं थी। आई मीन प्राइस स्टेबल थे। ये मैं थोड़ा सा शुरुआत में ही इस स्पेस को आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे आपका व्यू क्या है इस वक्त, जहाँ स्टेबिलिटी रही है, प्राइस स्टेबिलिटी रही है? मेरे ख्याल से अगर आप पूरा हेल्थ केयर स्पेस देखें, हॉस्पिटल जिसका एक हिस्सा है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, डायग्नोस्टिक्स हो, या मेडिकल कंज्यूमेबल्स हो, या यूएस जेनरिक फार्मा, डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनरिक स्पेस, ये सब में मेरे ख्याल से एक स्टेबिलिटी दिखाई देगी। हॉस्पिटल भी ग्रोथ रेट्स बेहतर आनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे बिजनेसेस जो हॉस्पिटल स्पेस में है इंडिया में, उनकी बैलेंस शीट भी पहले के मुकाबले काफी बेहतर है। इनहेरेंटली अगर आप देखोगे जो उनके रेवेन्यू पर बेड आ रहे थे, वो लंबे समय से रेवेन्यू पर बेड में ग्रोथ अच्छी आ रही है। एंड इन्फ्लेशन मेडिकल में हमेशा से काफी ज्यादा रहा है, जहां से इनहेरेंट प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है, कैपिटल एफिशिएंसी इन बिजनेसेस की बढ़ी है। सो मेरे को लगता है ये सब बिजनेसेस लॉन्ग टर्म के लिए, जहां पर अनऑर्गेनाइज्ड काफी बड़े हैं, ऑर्गेनाइज्ड ओवर पीरियड वी विल सी कि जैसे जैसे इनकम लेवल्स भी बढ़ेंगे, पीपल नीड बेटर फैसिलिटीज। सो ये सब जगह ना लॉन्ग पीरियड में तो अच्छे नंबर आएंगी, अभी शॉर्ट पीरियड में भी इधर पे नंबर सीम्स टू बी वेरी डिसेंट। अच्छा सुमित जी, जरा 1 मिनट होल्ड करिए, एक थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ एड्रेस कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। मारुति के नंबर्स आए और स्टॉक डे लो पर। नंबर्स में क्लियरली मार्जिन में काफ़ी तगड़ा प्रेशर देखने को मिला, लेकिन इसके अलावा और क्या दिखते हैं, क्योंकि स्टॉक पहले से ही वीक था। सुदर्शन के पास चलते हैं, अब थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। सो मारुति का अगर जो मार्जिन छोड़ दें तो ओवरऑल अर्निंग्स इन लाइन है। रेवेन्यू 6% बढ़ा, एक्सपेक्टेशन था कि 7% बढ़ेगा। प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 9% गिरा है, थोड़ा सा आपने जो एक्सपेक्टेशंस था उससे थोड़ा सा कम आया है। मार्जिन जो आया है वो 10.5%, एक्सपेक्टेशन था कि 12% आएगा। उसके क्या कारण है मार्जिन का? एक्सपेंसेस बढ़ा है, उसमें 3 मेजर जो एक्सपेंसेस हैं। पहला मटेरियल कॉस्ट, वो 6% सिक्वेंशली बढ़ा है और 1% वाई इंक्रीज हुआ है। दूसरा एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, वो भी 15% वाई बढ़ा है और 2% सिक्वेंशली बढ़ा है। और अदर एक्सपेंसेस में 14% इंक्रीज देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर और 13% सिक्वेंशली। और तो ये अगर सारे कॉस्ट को आप मिला देते हैं तो उसका इम्पैक्ट मार्जिन पे आया 230 बेसिस पॉइंट्स, कंपनी ने अपने प्रेजेंटेशन में बताई है। लेकिन अगर जो इसी को बाइफरकेट करने की, मटेरियल कॉस्ट का इम्पैक्ट क्या था मार्जिन पे, वो था 90 बेसिस पॉइंट्स। एम्प्लॉय कॉस्ट का एक्सपेंस क्या था, 30 बेसिस पॉइंट्स। एक चीज़ जो सब लोग बोल रहे हैं कि ये वन ऑफ हो सकता है, वो है अदर एक्सपेंसेस बोल रहे हैं कि वो 110 बेसिस पॉइंट जो इंपैक्ट किया मार्जिन पे। तो कंपनी ने अपने प्रेस रिलीज में ये बताया कि वो अदर एक्सपेंसेस क्या क्या हैं। तो पहला, उन्होंने न्यू प्लांट रिलेटेड एक्सपेंसेस को मेंशन किया अदर एक्सपेंसेस में। दूसरा, एड एक्सपेंस को भी उन्होंने अदर एक्सपेंसेस में मेंशन किया। और तीसरा, हायर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ये सब सारे उन्होंने अदर एक्सपेंसेस, और अदर एक्सपेंसेस का इंपैक्ट था 110 बेसिस पॉइंट। लेकिन अगर जो पॉजिटिव की बात करें तो रियलाइजेशन बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? आपको भी याद होगा कि सिर्फ Q4 में कंपनी ने 2 बार प्राइस हाइक लिया था और उसके बाद Q4 के बाद उन्होंने 1 बार प्राइस हाइक अनाउंस किया। लेकिन अगर जो वो 2 प्राइस हाइक को फैक्टर इन करें, उसके कारण आपको रियलाइजेशन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। रियलाइजेशन 7% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और 3% सिक्वेंशली बढ़ा है। लेकिन आगे जब हम मैनेजमेंट से बात करें तो उसमें क्या सुनने को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहला, उनका डिमांड आउटलुक क्या है, क्योंकि जस्ट 1 महीने पहले ये सारी कंपनियां जब एक कॉन्फ्रेंस में अटेंड इन्होंने किया था, उसमें बोला था कि FY26 में भी ग्रोथ लो सिंगल डिजिट रह सकता है। तो उस पर इनका क्या कमेंट होगा। और तीसरा, जो एक मेजर इंपैक्ट देखा जाता है वो है कमोडिटी प्राइस, तो उसका ट्रेंड ये क्या देखते हैं। लेकिन ओवरऑल अर्निंग्स अगर जो मार्जिन को छोड़ दे तो इन लाइन विद एस्टिमेट्स, लेकिन मार्जिन वीक है। बिल्कुल, मार्जिन एक्चुअली स्टॉक में रिकवरी आ रही है। अब जो सुदर्शन ने बात कही, आई थिंक मार्केट उसको सिग्निफिकेंस ले रहा है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी वीक पोजीशन था। और जैसे सुदर्शन ने कहा, काफ़ी उसमें जो एक्सपेंसेस बढ़े वो अदर एक्सपेंसेस थे। तो शायद पोजीशनिंग के हिसाब से मार्केट को लग रहा हो कि आगे उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं। सुदर्शन, शुक्रिया। सुमित जी, ऑटोज़ पर आपका क्या व्यू होगा, और ख़ास तौर से जो पैसेंजर व्हीकल स्पेस है जहां हमने काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है, इवन जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स हैं जैसे कि महिंद्रा, वहाँ भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा? पैसेंजर व्हीकल स्पेस में अगर आप देखेंगे तो थोड़े समय से वॉल्यूम ग्रोथ हैज बीन अ चैलेंज। एंड अगर आप लिस्टेड स्पेस की कंपनीज देखेंगे, उधर एक्चुअली मार्केट शेयर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है। देयर आर न्यू प्लेयर्स जो आ रहे हैं, एंड
इन जनरल इस स्पेस में फ्लक्स काफी है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काफी हो रहे हैं, वेदर वी स्टार्ट टू हैव मोर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड, आइस, वो समय बताएगा। सो मेरे ख्याल से इस स्पेस में थोड़ी वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, मार्जिन पे प्रेशर बना हुआ रहेगा, एंड हमारे हिसाब से मोर देन पैसेंजर व्हीकल जो अपॉर्चुनिटी है वो है इंडियन टू व्हीलर स्पेस में, क्योंकि अगर आप टू व्हीलर स्पेस देखेंगे उधर बहुत सारी इंडियन कंपनीज ग्लोबली भी काफी अच्छा काम कर रही है, एंड ग्लोबली थोड़ी चीजें स्लो थी लंबे समय तक, अब हमें लग रहा है नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। सो एक्सपोर्ट ग्रोथ कई कंपनीज की यहाँ से काफी सुधरनी चाहिए। सो हमें लगता है कि टू व्हीलर स्पेस एक्चुअली फोर व्हीलर के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। ठीक है, फोर व्हीलर के मुकाबले टू व्हीलर स्पेस पे रुझान आपका ज़्यादा है। लेकिन सुमित जी, आईटी सेक्टर को देखिए आप, जिस तरीके से पूरे बाजार में बिकवाली आज, लेकिन आईटी सेक्टर डट के खड़ा यहाँ पे इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, लगभग 1% की तेज़ी के साथ। रिजल्ट्स इस स्पेस में आप देखें काफ़ी मिक्स थे। आउटलुक क्या आईटी सेक्टर को लेकर, इस पे आपका टेक? सी आप टू व्हीलर आप आईटी स्पेस देखेंगे तो उसमें इन जनरल हमारी ओवरऑल डॉलर ग्रोथ हैज नॉट बीन ग्रेट, एंड ये सब ग्लोबल ग्रोथ पे काफी डिपेंडेंट है, एंड उधर वोलेटिलिटी कम नहीं हो रही है, एंड सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह की आईटी कंपनी खरीद रहे हैं, जो एक डिफरेंशिएटेड कंपनी है या एक रन ऑफ द मिल जेनरिक कंपनी है। हमें लगता है कि रन ऑफ द मिल जेनरिक कंपनी में लंबे समय तक ग्रोथ बेहतर नहीं आएगी, डॉलर ग्रोथ सिंगल डिजिट में ही बनी हुई रहेगी, एंड सिंगल डिजिट डॉलर ग्रोथ में मार्जिन्स इंप्रूव करना तो बहुत मुश्किल है, सस्टेन कर लिए तो भी ठीक है। इसलिए हमारे हिसाब से यू हैव टू बाय अ कंपनी जो काफी डिफरेंशिएटेड है रादर देन अ जेनरिक नेम, एंड बहुत सारी इंडियन आईटी कंपनीज आर मोर जेनरिक रादर देन अ डिफरेंशिएटेड, रादर देन अ डिफरेंशिएशन वन। अच्छा सुमित जी, एग्जैक्टली ये जो मार्जिन्स की बात आपने कही, दैट सेम प्रिंसिपल आई मीन अप्लाइज टू एफएमसीजी एज वेल ना। कल आप देखिए एक्चुअल ने यही कहा, कितने प्रेशर पॉइंट्स हैं आपकी इनपुट कॉस्ट ऊपर है, आप वॉल्यूम्स जनरेट करने के लिए और सेल्स बढ़ाने के लिए आप एडवर्टीजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं आपके। अगर एक दो क्वार्टर्स मार्जिन्स और ऐसे चैलेंजिंग फेज में रहे तो आप आईटी ये एफएमसीजी पर क्या व्यू बनाएंगे इस वक्त? सी एफएमसीजी में भी वही प्रॉब्लम है जो आईटी में है, बहुत फास्ट ग्रोथ आ नहीं सकती है इन जनरल अपनी इंडियन स्टेपल्स कंपनीज। वहां पर अगर हाई सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट ग्रोथ आ गई तो इट वुड सीम के उन्होंने अच्छा काम किया है। मार्जिन्स अभी तक वो बचा पाए थे क्योंकि उन्होंने एड स्पेंड कम किया था, ये लंबे समय तक नहीं चल सकता है, आफ्टर अ पॉइंट उनको एड स्पेंड में भी स्पेंड बढ़ाना पड़ेगा। सो नेट नेट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी इंडियन स्टेबल कंपनीज डबल डिजिट ग्रोथ इन प्रॉफिट भी लंबे समय तक लाना एट द करंट जंक्चर सीम्स डिफिकल्ट। इसलिए हमारे ख्याल से स्टेपल्स में बड़ी प्रॉफिट ग्रोथ, आईटी में बड़ी प्रॉफिट ग्रोथ, इन जेनरिक आईटी नेम्स में थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा। ओके, मीनवाइल चोला के नंबर्स अच्छे खासे लग रहे हैं, क्योंकि नंबर्स सब पैरामीटर पर मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। आगे खैर देखते हैं अभी किस तरीके से स्टॉक रिएक्ट करेगा। लेकिन बैंक्स और एनबीएफसीज यहाँ पर क्या व्यू होगा? इन्होंने काफ़ी हद तक लीड किया है मार्केट को सुमित जी, और अब आरबीआई का स्टांस भी अकोमोडेटिव है, रेट कट्स भी आ रहे हैं, मॉनसून भी एक्सपेक्टेड है कि अबव नॉर्मल होगा। ऐसे में क्या बैंक्स और एनबीएफसीज, एफआईआईज की बाइंग भी लौटी है, क्या ये एक स्पेस हो सकती है बाय करने के लिए? ये स्पेस में आपको काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। इस स्पेस में आपको उन बिजनेसेस पे एक्चुअली फोकस करना पड़ेगा जहां पर आरओई बेहतर है, उनको अपने कस्टमर की समझ बेहतर है, एबिलिटी टू कंट्रोल ग्रॉस एनपीए बेहतर है, और ग्रोथ भी काफी अच्छी है। सो ये सब अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम आपको काफी एनबीएफसीज में दिखाई देते हैं, जहां पर उनका टेक्नोलॉजिकल डिप्लॉयमेंट काफी बेहतर है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर बेहतर है, ग्रोथ बेहतर है, आरओई बेटर है, और इवन अभी जो इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हैं या एक्सपेक्टेशन है गिरने की, काफी जगह निम्स में बहुत सारे एनबीएफसीज को भी फायदा होगा।
सो हमें लगता है दिस इज द स्पेस जहाँ पर अच्छा नाम अच्छी जहाँ पर अच्छी ग्रोथ है, एक्चुअली आर गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सुमित जी, जब से आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने कहा कंजप्शन स्पेस पसंद है आपको, कोई प्रिफर्ड स्टॉक्स उस स्पेस से? स्टॉक्स में जाने के बदले मैं ये कहूँगा कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जहाँ पर पेनेट्रेशन लेड ग्रोथ काफ़ी है, इवन जहाँ पर हमारा कंजम्पशन पैटर्न जिस तरफ जा रहा है, उस तरफ वाले बिजनेसेस में लॉन्जिविटी ऑफ ग्रोथ बेहतर आएगी। एंड जहाँ लॉन्जिविटी ऑफ ग्रोथ बेहतर है, वहाँ पर प्रॉफिट पूल इंडस्ट्री का बढ़ता है, एंड जहाँ प्रॉफिट पूल इंडस्ट्री का बढ़ता है वहाँ पर लॉन्ग पीरियड कंपाउंडिंग भी बेहतर होती है। सो हमारा फोकस एक्चुअली इज मोर ऑन मेनी ऑफ दोज डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन नेम एज कंपेयर टू प्योर स्टेपल्स। अच्छा, ये बताइए, आपका ये जो नॉन लैंडिंग फाइनेंशियल स्पेस में जिसमें एक्सचेंजेस आते हैं, जिसमें डिपॉजिटरीज आते हैं और ब्रोकिंग कंपनी आती हैं, अब आपने रिजल्ट्स देखे ही सर कि क्योंकि वो वीकली एक्सपायरी चली गई तो डेंट तो पड़ ही रहा है। अब आप इस स्पेस को थोड़ा सा बाइसेक्ट करना चाहेंगे क्या? विल यू स्टे विद ओनली एक्सचेंजेस, या फिर आप ब्रोकिंग हाउसेस को पिक करना चाहेंगे, या फिर आप डिपॉजिटरीज या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को पिक करना चाहेंगे? आपकी चॉइस क्या होगी इस पूरे के पूरे स्पेस में, स्पेशली इन नंबर्स के बाद? ये स्पेस बड़ी होगी ओवर पीरियड, सर्टनली बड़ी होगी, बट इस स्पेस में हमारा फोकस उन बिजनेसेस पे रहेगा जहां प्रॉफिट पूल उन्हीं कंपनीज के बीच में रहेगा। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत बड़ी आएगी नहीं। इफ यू लुक एट प्योर ब्रोकिंग स्पेस ओवर पीरियड, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी बढ़ेगी, बट जैसे एक्सचेंजेस या फिर डिपॉजिटरीज, उधर रिलेटिव कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ओवर लॉन्ग पीरियड बढ़ने की गुंजाइश थोड़ी कम है। सो फोकस हमारा उधर है जहां पर प्रॉफिट पूल उन्हीं लिमिटेड कंपनीज के बीच में शेयर होगा, एज कंपेयर टू एरिया जहां पर प्रॉफिट पूल कई ज्यादा कंपनीज के बीच में आएगा। सो आई वुड थिंक हम ऐसे डाइसेक्ट करना चाहेंगे रादर देन लुकिंग एट दिस एज वन सिंगल स्पेस। ओके, सुमित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतनी अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपके समय के लिए। अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और डिप से एक बार रिकवरी आई, फिर एक बिकवालिया में देखने को मिली। अब देखें तो 177 अंक गिरकर 2468 के लेवल पर निफ्टी कारोबार करता हुआ। वोलेटिलिटी तो आज के सत्र में देखने को मिली, लेकिन सर हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, अब वीकेंड है, उसके बाद हम सोमवार को खुलेंगे, डेवलपमेंट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब क्या करें, यहाँ से क्या अप्रोच होगी, सोमवार के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, सिंपल अप्रोच है। यहाँ से पोजिशनली कुछ मत कैरी करें। अब आप यहाँ पर कोई भी पोजीशन घर मत लेकर जाएं, क्योंकि श्रेया आप दो चीज़ें हैं। एक तो वीकेंड में डोनाल्ड ट्रंप क्या रिएक्ट करेंगे ये नहीं पता हमें, और ये जियोपॉलिटिक्स किस लेवल तक जाएगी आई थिंक ये नहीं पता। आई थिंक मंडे ट्यूसडे तक ये क्लियर हो जाएगा कि ये जियोपॉलिटिकल वाला मामला जो है कहाँ तक जा रहा है, तो उसके बाद आपको क्लियरली एक उस पर व्यू मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा मुझे लग रहा है इंट्राडे में आपको बेहतरीन मौके मिल रहे हैं। अभी कुछ समय के लिए ये मार्केट डे ट्रेडिंग का मार्केट होगा। हमने एक पूरी स्विंग देखी जिसमें हमने लगातार एक व्यू रखा कि कुछ मत करिए, सिर्फ अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करिए। वहाँ पे एक मार्केट लॉजिकल टारगेट पर आया, वहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग की बात की, वहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग कराया। शॉर्ट का मैंने अब तक व्यू नहीं लिया है और ना मैं अभी शॉर्ट का व्यू लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मार्केट अभी भी एक बुल मार्केट में है, तो इसके लिए शॉर्टिंग का कोई मतलब नहीं है। लेकिन और 2-3 दिन अगर थोड़ा सा मार्केट वीक हुआ तो शायद वो भी हो, लेकिन अभी के लिए वो नहीं है। एक चीज़ जो अगर आप कर सकते हैं, एक लीप ऑफ फेथ अगर आप लें तो गिरावट पर आप मंथली कॉल्स ले सकते हैं, तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं मंथली कॉल्स। वो मुझे लग रहा है कि 3-4 दिन में मामला समझ में आ जाएगा, वरना फिर वहाँ पर रिव्यू करेंगे उस स्ट्रैटेजी को। एक अप्रोच हो सकती है। मीनवाइल हमने चोला की बात की थी, स्टॉक में अब थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा है और डे हाई पर तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रही है। मंडे के ट्रेड्स की बात करेंगे, यतिन के पास चलते हैं पहले डीलिंग रूम चेक के लिए, फिर BTST की शुरुआत करेंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक जो आज फोकस में है, एक रिजल्ट के बाद जो कि हिंदुस्तान जिंक है, ओपन इंटरेस्ट 11% बढ़ा है और फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस यहां देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डीलर्स यहां STBT की एडवाइस दे रहे हैं, 440 तक के टारगेट्स यहां मे फ्यूचर्स में उनको दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली जो ग्लोबली जिंक के दाम घटे हैं, उसके बाद यहां आपको थोड़ा बहुत सेल फ्लो दिखाई पड़ रहा है इंस्टीट्यूशनल डेस्क पे। अल्ट्राटेक सीमेंट और सीमेंट इन जनरल लोअर लेवल्स पे खरीदारी का मूड बन रहा है डीलर्स के यहाँ, और रिजल्ट्स के पहले जो सोमवार को आने वाले हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर्स में बाइंग देखने को मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट 1-1.5% बढ़ा है
और डीलर्स को यहाँ लगता है BTST का ट्रेड लेना चाहिए, शायद 150 से 200 रुपये तक का अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकता है। ओके, ये अल्ट्राटेक सीमेंट डे हाई पर और ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ। इतने शुक्रिया आपका, आपकी ये जो लीडर्स से बातचीत हुई उसका साथ। अल्ट्राटेक सीमेंट स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन और हिंदुस्तान जिंक। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं फॉर मंडे मॉर्निंग। प्रकाश सर क्या करेंगे कैरी आप मंडे मॉर्निंग के लिए, जिस पर आपका कन्विक्शन अच्छा है? गुड इवनिंग। कन्विक्शन तो है लेकिन ट्रेड करना नहीं चाहिए कैरी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 2 दिन का वीकेंड है और पता नहीं क्या होगा, तो बेस्ट इज लॉस होने का चांस ज्यादा है, प्रॉफिट होने का चांस कम है, तो बेस्ट अवॉइड ट्रेड, आई वुड अवॉइड इट। ओके, तो गाबा सर ने अवॉइड कर दिया। चलिए रचना जी, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? ओपिनियन तो मेरा भी यही है कि इट्स बेस्ट टू गो विदाउट एनी पोजीशंस, लेकिन फिर भी अगर पोजीशन लेके जाना है तो दैट वुड बी ऑन द शॉर्ट साइड इन एंजल वन के फ्यूचर्स। एंजल वन के फ्यूचर्स में 2270 पे बैठे हैं हम। अगर 2300 के नीचे ये जब तक रहता है तो इसका टारगेट हो सकता है 2230। ओके, एंजल के फ्यूचर्स में बिकवाली की राय रचना जी की तरफ से। मानस जी आप बताइए मंडे के लिए क्या कैरी कर रहे हैं? देखिए, एनसीसी के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। एनसीसी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। इंट्राडे चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का कंफर्मेशन है, तो एनसीसी के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 216 रुपए 50 पैसे का और टारगेट सेट करेंगे 205 रुपए का। हाँ, इस बीच कविता जी के पास चलते हैं। कविता जी आप क्या पिक करेंगे? तो वीरेंद्र जी आज BTST तो बिल्कुल ट्रेड नहीं लेकर जाना चाह रहे हैं, बट जो लोग शॉर्ट टर्म पोजिशनल कुछ लेकर जाना चाहते हैं तो स्टैगर्ड वे में मुझे लगता है PSU से इंडियन बैंक को देख सकते हैं। अंटिल ये काउंटर 550 के ऊपर है, डिक्लाइन अप टू 550 में कुछ पोजीशन आप बना सकते हैं। अपसाइड मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये काउंटर जो है वो 580 590 के टारगेट्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके, अब चलते हैं राजेश सतपुती जी के पास। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप मंडे मॉर्निंग के लिए? राजेश जी गलती से हो गया, पता नहीं। अनुज देखिए, सॉरी अनुज देखिए, बायोकॉन में सेल साइड का ट्रेड होगा। सुबह भी मैंने इसको दिया था, तो सुबह एक टारगेट दिया था 300, थोड़ा सा मैं इसको एडिट करूंगा। 290 के टारगेट के लिए बायोकॉन का सेल ट्रेड एक्टिव रहेगा। 312 चल रहा है, 320 का स्टॉप लॉस होगा। पता राजेश जी, आपने बहुत शानदार चीज़ करी जो आपने अभी कहा ना कि पता नहीं कैसे हो गया। तो वीरू, मुझे ना एक अब जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो डायलॉग याद आ गया, गलती से मिस्टेक हो गया। याद है आपको? हाँ, तो राजेश सतपुते से चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। मैं बताता हूँ क्यों उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आज मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे अच्छी कॉमेडी फिल्म जो फ्लॉप हुई थी, जी हाँ, सबसे अच्छी कॉमेडी फिल्म जो फ्लॉप हुई थी, जो शायद टीवी पर, OTT पर, यूट्यूब पर शायद लगातार रिकॉर्ड बनाती रही, आज वो रिलीज हो रही है। क्यों राजेश जी? तो सबसे पहले तो यही निपटाएं। बिल्कुल निपटाएं, बट मैं आपकी बात से थोड़ा डिफर करता हूँ। अच्छा, अगर हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कॉमेडी फिल्म कोई है, वो गोलमाल पे जाएंगे फिर आप? नहीं, हाफ टिकट। अच्छा, हाँ, हाफ टिकट। वो तो खैर अपना नजरिया हो सकता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद पड़ोसन है। हाँ, वो है हिंदुस्तान की सबसे बेहतर कॉमेडी फिल्म। अगर आपने न देखी हो हाफ टिकट, नहीं, मैं सारी देखी है, पड़ोसन भी देखी है ऑब्वियसली, और मूवी सारी देखी है, लेकिन जस्ट समहाउ एक वो होलसम एंटरटेनमेंट की थोड़ी सी बात हो रही थी और थोड़ा सा रीसेंसी बायस भी है शायद, इस वजह से शायद मैं अंदाज अपना को वोट दे रहा था। वैसे नहीं, वैसे अंदाज अपना वाकई बहुत अच्छी मूवी है, नो डाउट ऑन दैट, नो सेकंड थॉट्स ऑन दैट। बिल्कुल गलती से मिस्टेक तो होती ही रहती है आदमी की, लेकिन देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। जिसने देखनी हुई है वो भी दोबारा देख सकता है, क्योंकि तीनों जन, फिर वो चाहे सलमान खान हो या शक्ति कपूर हो, सबने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। नहीं, शक्ति कपूर अद्भुत है इसमें। क्राइम मास्टर गोगा गजब यार, गोगो मतलब नॉट गोगो सॉरी, हाँ वही। सबसे अच्छा सीन जानते हैं, एक तो वो लास्ट का फैक्ट्री वाला सीन था, प्लस एक जगह वो जब वो साइकिल से जा रहे होते हैं तो वो ऊपर से पेड़ से कूदते हैं, वो साइकिल ले जाते हैं कि आया हूँ तो कुछ देख के जाऊंगा। मतलब गजब है यार, गजब कॉमेडी थी। मतलब मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मेरी भी फेवरेट कॉमेडी फिल्म यही है। अच्छा, आज रिलीज हो रही है दोबारा ये है?
हाँ अच्छा, आपको पता ही नहीं है? नहीं 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 मेरे को अरे मैं तो कब से टिकट बुक करके बैठा हूँ इसकी। हाँ तो ये आज री रिलीज हो रही है, और सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइस बहुत कम है इसका, मतलब क्योंकि ये थोड़ा सा आई थिंक उस प्रमोशन के हिसाब से रिलीज़ हुई है ये फिल्म, और काफ़ी खैर इंटरेस्टिंग है, तो इस वजह से। श्रेया, आपने देखी थी फिल्म ये? सर मुझे धुंधली याद है ये पिक्चर, तो मैं इसको दोबारा देखना चाहूँगी। तो बिल्कुल देखिएगा और जाइएगा, और जिन्होंने भी नहीं देखी है मैं सच में कहूँगा कि एक बार ज़रूर देखिए और इन्जॉय करिए इसको। अच्छा, आपका फेवरेट डायलॉग क्या था इसमें राजेश जी? अग्रवाल, राजेश अग्रवाल जी। अच्छा, शायद आवाज़ अब नहीं जा रही है, एक बार रीपैच करते हैं इसको। रीपैच करना पड़ेगा, फटाफट रीपैच करिए। वैसे इसमें इतने डायलॉग्स थे, और एक मतलब शक्ति कपूर तो खैर आइकॉनिक थे ही, उसके अलावा आमिर खान, सलमान खान। वीरू वो सीन याद है जिसमें वो थाने में होते हैं, वो कहते हैं आप ऐसे ऐसे क्या देख रहे हैं, ऐसे ऐसे देखिए, जो वो पिक्चर लगा देते हैं। एक वो और एक लूना वाला सीन जिसमें वो बैठते हैं, है ना, एक वो, और एक में जब वो परेश रावल कहते हैं कि यार तूने कैसे कैसे आदमी रखे हुए हैं, तेजा का इनकाउंटर करवा देंगे। हाँ, तेजा मैं हूँ, मार के धरे। लेटर नहीं, पर बताऊँ ये इसमें सब ने बड़ा अच्छा किरदार निभाया, और कॉमेडी इसके हर अंश में है, ऐसा कोई नहीं है कि अंश जहाँ कॉमेडी ना हो, कॉमेडी हर अंश में है इसके। बिल्कुल, तो अच्छी बात है, एक बार देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। चलिए राजेश जी, इसके अलावा और क्या देखना है वीकेंड पे? देखिए, वीकेंड पे 2-3 मूवीज रिलीज हो रही है। अगर आप थिएटर की बात करो तो ग्राउंड जीरो रिलीज हो रही है इमरान हाशमी की, जो कि बीएसएफ वगैरह पे है। कुछ वो बाबा गाजी करके कोई है, उसको खोजने जाते हैं, और जिस तरह का माहौल बना हुआ है मुझे लगता है इस पिक्चर को उसका फायदा मिलेगा, हालांकि उम्मीद कोई खास है नहीं। उसके अलावा फूले रिलीज हो रही है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के है। वो बहुत कंट्रोवर्सी में रही पिछले 2-3 हफ्ते से, वो अब रिलीज हो रही है, तो प्रतीक गांधी की वो देखी जा सकती है। लेकिन मुझे पर्सनली अगर कहा जाए तो मुझे देखना है ज्वेल थीफ द ईस्ट बिगिंस, क्योंकि उसमें जयदीप अहलावत है, सैफ अली खान है, निकिता दत्ता, कुणाल कपूर है, और ये कोई अफ्रीका के कोई रेड डायमंड को चोरी करने जाते हैं, तो मुझे इंटरेस्ट इसमें है, मैं तो पहले यही निपटाऊंगा। तो ये कुछ है। और एक मोहनलाल की एल2 एमीपुरन जो हॉल में रिलीज हुई थी, वो आ रही है ओटीटी पे, क्योंकि मैं थिएटर पे नहीं देख पाया था, क्योंकि हिंदी वर्जन कैलकाटा में उतना रिलीज नहीं हुआ था, तो ये देखने की इच्छा है कि ये एक ट्रायलॉजी थी लूसीफर की, उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट है, तो ये देखने की इच्छा है। एक अंग्रेजी मूवी भी है अंटिल डॉन, वो देखी जा सकती है, हॉरर फ्लिक है। मैं वही सोच रहा, सुबह भी इसके बारे में जिक्र किया था, ग्राउंड जीरो के बारे में आशीष ने। मैं तो अनुज, मैं सोच रहा था कि डायरेक्टर कौन है इसका। इमरान हाशमी को बीएसएफ का जवान दिखाना, पहली बात तो यही चॉइस गलत थी, एक्टर ही गलत चूज किया है ना। कुकी गुलाटी, ये इमरान हाशमी नहीं है। मुझे तो ऐसे अच्छा लग रहा है ये लुक इमरान हाशमी का। आई डोंट नो व्हाई यू आर सेइंग दैट वीरू। इवन आई एग्री विद यू। मुझे तो अच्छा लग रहा है, बाकी खैर पिक्चर देख के बाद पता चलेगा। आई थिंक मैं तो खैर वैसे भी इसमें बिलीव करता हूँ कि पहले से कुछ व्यू ना बनाए, देख लें, उसके बाद वो करें, ठीक है, हो सकता है, हो सकता है। और कई बार अंडररेटेड पिक्चरें अच्छा कर जाती हैं एक्चुअली, यू नेवर नो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, अब इससे बाहर निकलते हैं। ये वीकेंड पर आपके पास देखने के लिए क्या क्या था, उसका एक थोड़ा सा अगर आप देखें तो झलक थी। इस बीच निफ्टी थोड़ा सा आखिरी के वक्त में, आखिरी के 9 मिनटों में फिर प्रेशर में आता हुआ, अब शायद हम 24,000 की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको ऑलमोस्ट हिट करने की तैयारी करते हुए 24,009। अब एक काम करते हैं, जरा एक बार आपकी स्क्रीन पर क्या आते हैं फर्स्ट डे की ब्रेथ। हालांकि याद रखिएगा इस पर बहुत इम्पैक्ट इस जियोपॉलिटिकल टेंशन का पड़ा था, और बिल्कुल स्मूथ नहीं था आज का राइड। आपकी स्क्रीन पे मात्र 11 लॉन्ग, यानी बाजार में लॉन्ग्स को अगले सेशन में कैरी करने की टेंडेंसी ना के बराबर थी। शॉर्ट कवरिंग मात्र 2 में, 171 में शॉर्ट बिल्डअप हुआ, और लॉन्ग अनवाइंडिंग 37 में। आइए एक ही करके स्लाइड्स को देखते हैं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग लॉन्ग्स कहाँ पर बिल्डअप हुए। चुनिंदा एसबीआई लाइफ मेरे ख्याल से आज बिल्कुल ही क्लियरली स्टैंड करता है, और आईटी पूरा का पूरा
SBI लाइफ, एम्फेसिस, कोफोर्ज और TCS और मैक्स फाइनेंशियल्स में अगर आप देखें आज स्ट्रेंथ थी। और अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट कवरिंग वाली, जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी परसिस्टेंट सिस्टम, इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सन फार्मा, बिरला सॉफ्ट। आज HAL ठीक चला, लेकिन आज BL कोलैप्स हो गया। और शॉर्ट बिल्डअप था SBI कार्ड्स में, श्रीराम फाइनेंस, टीटागढ़ रेल, ACC, वोडाफोन आइडिया। और जहाँ तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, जहाँ पर लॉन्ग्स स्क्वायर ऑफ हुए, उसमें NBCC, हुडको, अदानी टोटल गैस, लुपिन और आदित्य बिरला फैशन। टुवर्ड्स क्लोज थोड़ा सा हम प्रेशर में आते हुए निफ्टी 24,012 और एक बार निफ्टी बैंक भी लेके आइएगा, ये भी 54,480, नॉट एग्जैक्टली डे लो, लेकिन अनुज क्लोजने के वक्त मेरे ख्याल से बाजार थोड़ा सा अपना रिस्क बिल्कुल रिड्यूस करता है। बिल्कुल, एंड आई थिंक ये लॉजिकल भी है वीरू, लॉजिकल भी है, क्योंकि थोड़ा मार्केट में लोग लॉन्ग कैरी करने से डरेंगे। तो इंट्राडे में भले ही आपने प्रॉफिट बना लिया हो, आप इसको घर ले जाना चाहेंगे, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट उस बेस पर आया 23,800 पर निफ्टी, 54,200 पर बैंक निफ्टी, वहाँ से आपने लॉन्ग अटेम्प्ट किया, उसने काम किया आपके लिए, आपने पैसा बनाया, अब आप उस पैसे को घर ले जाना चाहते हैं, बिकॉज यू नेवर नो कि मंडे को क्या हो सकता है। चलिए पंचनामा मैं आज में वैसे हूँ नहीं, लेकिन हम टीजर कर रहे हैं या नहीं फिर पंचनामा? एग्जैक्टली आशीष बैती जी हमारे साथ होंगे आज मार्केट का पंचनामा में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, X, YouTube, साथ ही Instagram पर काफ़ी ज़्यादा सवाल भी हैं, एक आध सवाल एड्रेस कर लेते हैं। जिस तरीके से आज डेंट पड़ता नज़र आया हमें PSU बैंक्स में, स्पेशली आप देखें कैनरा बैंक टूटकर कारोबार कर रहा है, इस पर सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। सर कैनरा बैंक जिनके पास है उसको क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया, ये हाई बीटा सेक्टर है, इसमें जब मार्केट अच्छा चल रहा था तो आउट परफॉर्म कर रहा था, अब थोड़ा सा मार्केट खराब हुआ है तो ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी कुछ समय के लिए दूर रहे हैं PSU बैंकों से। PSU बैंकों को बाय करने का समय होता है जब मार्केट में मोमेंटम होता है, पीरियड। ये पोर्टफोलियो पिक्स नहीं होते हैं आपके, ये प्योर मोमेंटम प्लेस होते हैं। जब मोमेंटम आए तब इनमें पार्टिसिपेट करें, अभी इनमें पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्योंकि बैंक वाले क्वेश्चन ले रहे हैं तो एक और क्वेश्चन एक्सिस बैंक पे भी है। नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे, लेकिन क्योंकि मार्केट खराब था आज बहुत, तो उसका लग रहा है मुझे नेगेटिव असर पड़ता हुआ नजर आया। एक्सिस बैंक लगभग 4% टूटकर क्लोज होने की तैयारी। देखिए एक्सिस बैंक में क्लियरली वो कॉन्फिडेंस मिसिंग है जो ICICI बैंक और HDFC बैंक में है। आप देखिए स्टॉक्स तो पहले ICICI बैंक और HDFC बैंक भी चले थे, फिर भी उन्होंने ऑल टाइम हाई लगाए। एक्सिस बहुत दूर है अभी भी ऑल टाइम हाई से, तो क्लियरली मार्केट का थोड़ा कॉन्फिडेंस मिसिंग है इन एक्सिस बैंक कंपेयर टू द अदर 2 बैंक्स और अदर 3 बैंक्स रादर। कोटक भी ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पर, सिर्फ एक एक्सिस है जो अपने 52 वीक हाई से काफ़ी दूर है, तो इसके लिए शायद अभी थोड़ा इसको अवॉइड करना बेटर रहेगा। मीनवाइल वो चोला की हम बात कर रहे थे, नंबर्स भले ही अच्छे थे, लेकिन स्टॉक में गिरावट आई अब पिछले कुछ मिनटों में। उसका एक कारण ये हो सकता है कि इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है नंबर्स के बाद कि वो गोल्ड लोन कारोबार में उतरेंगे। आई थिंक शायद मार्केट को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि वो उनका कोर बिजनेस है वो है व्हीकल फाइनेंस। उससे अगर अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं और गोल्ड फाइनेंस जहाँ पहले ही कितनी दिखते रही हैं कंपनियों को, वहाँ जा रहे हैं, तो शायद मार्केट को वो पसंद नहीं आया। इसके लिए नंबर अच्छे थे, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन स्टॉक गिरा इसलिए क्योंकि उसके बाद वो स्टेटमेंट आई कि यहाँ पर जो मामला है वो थोड़ा सा इस तरफ आएगा। राजेश अग्रवाल जी, चोला पर आपका क्या भी होगा? देखिए सही कहा आपने, जो गोल्ड लोन में जाने की बात करी है उसके वजह से डिप आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। अभी इन अनाउंसमेंट करी है कि इस बेस माने कितने स्केल पे जाएंगे वो सब देखने की बात होगी। इस वक्त मुझे लगता है अगर ये 1480-1500 तक आता है तो खरीदारी करनी चाहिए, कम से कम थोड़ी सी मध्यम अवधि के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, व्हीकल फाइनेंस में बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है इनका, खास करके ट्रक फाइनेंसिंग वगैरह में, और अच्छे ग्रुप को बिलोंग करती है। खरीदारी की ही सलाह है, बट गिरावट। चोला इन्वेस्ट आपकी स्कीम थे 1529 पे। और एक बार एक और स्टॉक लेके आइए जो कि आज अपने मतलब कल भी इसकी बात हो रही थी और आज कोलैप्स हुआ। एक बार सिंजन रखिएगा, और सिंजन जब कल श्रेया बात भी कर रही थी, हाउस व्यूज दे रही थी, उस बात भी हमने बात की थी इसको हेडिंग टुवर्ड्स कंप्लीट कोलैप्स। और सिंजन ने आज क्लोजिंग बेसिस पे अपना मई 2023 के बाद का सबसे निचला स्तर भी तोड़ दिया। मल्टी ईयर बेस वायलेटेड ऑन सिंजन, और इसका एक इम्पैक्ट आपको बायोकॉन पे नज़र आएगा। बायोकॉन भी डे लो पर, मेरे ख्याल से बायोकॉन डे लो पर ही है 312, और यस डे लो पर भी है, और इनफैक्ट वैसा ही कोलैप्स का फियर बायोकॉन में भी है। और कुछ काउंटर्स जो कि आज पंचर हुए उसमें आरबीएल बैंक सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स लेके आया था, और इसमें आज एक कंप्लीट कैंडल रिवर्सल क्रिएट हुआ। मतलब लगभग आप समझिएगा कि पूरे एक महीने का मोमेंटम को आज एक पॉज मिला, और जहाँ जहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ उसमें प्लीज़ स्क्रीन पर रखिएगा
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन क्लोज आया था कल टू निरमा के ऊपर, ये भी कोलैप्स हुआ। और एक CDSL में भी बड़ा अच्छा मूव था, सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज आया, लेकिन आज कंप्लीटली बैकफुट पे 1236 पे। तो आज लॉन्ग्स काफ़ी ट्रिम हुए हैं। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, और देखिए आज एक चीज़ मैं बताऊं आपको, आज का जो क्लोज है वो कल के लो के नीचे है, तो ये अपने आप में एक हल्का सा बेरिश साइन है। अब इसका कंफर्मेशन हमें मंडे को मिलेगा। अगर मंडे को हम फॉर एग्जांपल आज का अगर लो ब्रेक कर दें तो वो बेरिश साइन को कंफर्म करेगा। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें मार्केट में बहुत जल्दी बदलती हैं आजकल, तो थोड़ा सा मंडे को हम फिर रिविजिट करेंगे। स्क्रीन पर चलते हैं। निफ्टी करीब 1% नीचे 24,000 पर बंद हो रहा है। निफ्टी बैंक में अच्छी खासी गिरावट थी, 650 पॉइंट की, 1.25% ये नीचे था। निफ्टी IT करीब 0.5% ऊपर था। मिड कैप इंडेक्स करीब 3% नीचे था, यहाँ बड़ी गिरावट हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 3% की गिरावट रही। एडवांस डिक्लाइन बहुत ख़राब, 1:7 का। हर बढ़ने वाले शेयर के सामने 7 गिरने वाले शेयर, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। सेंसेक्स भी करीब 700 पॉइंट नीचे था। क्या गिरा, चलिए एक बार सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं, और यहाँ देखते हैं सिर्फ एक IT को अगर आप छोड़ दें जो कि 0.5% ऊपर था, उसके अलावा बाकी सारे के सारे सेक्टर्स रेड में थे। और सबसे ज़्यादा क्या गिरा, रियल एस्टेट, ये देखिए यहाँ छुपा बैठा है, 3% नीचे था। इसके अलावा PSU इंडेक्स, PSU बैंक इंडेक्स, फार्मा इंडेक्स, मेटल्स, सब में गिरावट थी। कैपिटल गुड्स, ऑटोज़, ऑयल एंड गैस, सारे के सारे इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए, करीब 1 से 1.5% की। और रियल एस्टेट तो 3%, जो सबसे ज़्यादा हाई बीटा होते हैं PSUs और रियल एस्टेट, PSU बैंक और रियल एस्टेट दोनों में सबसे ज़्यादा गिरावट थी। चलिए निफ्टी का हीट मैप देखते हैं। सबसे ऊपर आपको IT स्टॉक्स नज़र आएंगे, टेक महिंद्रा, TCS और इन्फोसिस। यहाँ पर अच्छी बाइंग थी। SBI लाइफ नंबर्स के बाद अच्छा चमका, 5% ऊपर था। अल्ट्राटेक सीमेंट नंबर से पहले चमका। हिंदुस्तान यूनिलीवर और इंडसइंड बैंक, यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली है आपको। रिलायंस नंबर से पहले थोड़ा सा स्टेबल था, नीचे क्या था। श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स आए थे बाय द वे, और कोलैप्स हो गया स्टॉक, एक्चुअली ध्यान ही नहीं दिया इसकी तरफ। तो टुवर्ड्स द एंड 8% कोलैप्स हुआ स्टॉक। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, ट्रेंट, एक्सिस बैंक, इटर्नल, बजाज फाइनेंस, BEL, मारुति, SBI, टाटा मोटर्स, इन सब में अच्छी खासी गिरावट थी। और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको इवन स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स जैसे कि कोटक, यहाँ पर भी देखने को मिली। लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये भी थोड़ा सा वीक था। कुल मिलाकर आज मार्केट का थोड़ा सा खराब दिन और खराब क्लोज। जी हाँ, बिल्कुल। और अनुज, हम शायद सेकेंड हाफ के लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी बंद हुए और 23,992 पे क्लोज आया। खैर चलिए, अब जैसा था वो है। मौजूदा परिस्थिति में आपको इस क्लोजिंग को कबूलना पड़ेगा। और बियॉन्ड टेक्निकल्स, बियॉन्ड डेरिवेटिव्स, बाजार ने अपने रिस्क को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहा। जो हम मार्केट ब्रेथ देख रहे थे उसमें क्लियरली विजिबल था। खैर, आपका कोई प्रश्न हो ऐसे हालात में ज़रूर होगा, ज़रूर पूछिएगा। मार्केट का पंचनामा श्रेया और आशीष बहती जी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद आप CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। और आपसे फिर मुलाकात होगी इस पैनल की सोमवार की सुबह मॉर्निंग कॉल, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।